the demand was high. And then we upgraded the machines to become a semi-automatic machine. And semi-automatic बनाने के बाद भी production हमको demand ज़्यादा था, उतना production नहीं कर पाए. हमारा product था मेसा. हमारा community CHF दीदियां हैं, वो लोग बात करेंगे मेसे का product का बारे में. बाद में हम लोग मिर्जापुर में फुल्ली ऑटोमेटेड यूनिट बनाए थे. अभी यूनिसेफ का साथ, यूनिसेफ पार्टनरशिप के साथ, जीविका दीदियों का साथ शेखपुरा में फुल्ली ऑटोमेटेड सैनिटरी नैपकिन यूनिट बना we have already installed in Shekhpura in Bihar with UNICEF support. Unfortunately, COVID बीच में आ गया, so अब के लिए थोड़ा दिन के लिए रुका हुआ है. एक बार ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होने के बाद वो शुरुआत होगा. May 28th menstrual hygiene management day मनाया गया था. So as part of the menstrual hygiene management day with support from UNICEF, हम लोग ये महामारी का menstruation का बारे में फील्ड में हमारा she champions as well as community health facilitators CHFs दीदियां बहुत सारा programs, awareness training वगैरह किए. So we decided with support from UNICEF, we will do a webinar. As part of this, I would now request Prabhakar Sinha, Dr. Prabhakar Sinha, who has been a great support for Healing Fields, who is a lead for WASH in UNICEF. He will be the moderator. He has done his MSW and his PhD from Lucknow. He has been working with different organizations, and right now, Dr. Prabhakar Sinha is the lead specialist in WASH with UNICEF in Bihar. He will be the moderator and he will introduce all the other panelists. Prabhakar ji, over to you. Yeah, thank you, Mukti. साथियों, महामारी से जुड़ी तमाम सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने में लगी हुई उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों की जो CHF जुड़ी हैं इस कार्यक्रम से आज, जो शी चैंपियन जुड़ी हैं इस कार्यक्रम से आज, और जो अनेक संस्थाओं के साथी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से आज, उनका मैं यूनिसेफ की तरफ से स्वागत करता हूं. आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम महामारी का नाम लेते हैं तो अनेक मिश्रित भावनाएं हमारे मन में आती हैं. उससे जुड़ी हुई दुश्वारियां, उससे जुड़ी हुई वर्जनाएं, उससे जुड़ी हुई तकलीफें, उससे जुड़े हुए कई अनुभव, लेकिन इससे जुड़े हुए कई आंकड़े भी हैं. परंतु मैं इन आंकड़ों के मकड़जाल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पे चर्चा करने के लिए हम उनके साथ बैठे जिन्होंने इसको अनुभव किया है, जो इसको रोज लोगों के साथ बांट रहे हैं और उनके अपने अनुभवों के आधार पर लोगों की दिक्कतों को, लोगों की जानकारी को, लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जानकारी का प्रवाह देने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे इससे जुड़े हुए तमाम टैबूज को तोड़ने का काम कर रहे हैं. तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ, जैसा कि अभी आपने देखा, मुक्ति जी थी. मुक्ति जी के साथ साथ हमारे साथ इस चर्चा में सीधे फील्ड से जुड़ी हुई रामगढ़ बिहार से उषा गुप्ता जी हैं, जो आज चर्चा करेंगी. अभी मैं उनसे बात करता हूं धीरे धीरे. किरण दुबे जी हैं, जो बलिया उत्तर प्रदेश से हैं. फिर अंशु गुप्ता है, जो खुद एक किशोरी हैं और अपने अनुभवों की बात करेंगी, वो औरंगाबाद बिहार से हैं. इस पैनल में गायत्री प्रशांत भी हैं, जो हीलिंग फील्ड फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं. और साथ ही हमारे बीच में दो और विशेष संदर्भ व्यक्ति हैं. किरण कुमारी मैडम हैं, जो कि बिहार राज्य परियोजना परिषद से, राज्य शिक्षा परियोजना परिषद से जुड़ी हुई हैं, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से. और डॉक्टर नीलम सिंह हैं, जो लखनऊ में प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक संस्था प्रमुख भी हैं. तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं अपनी चर्चा का आरंभ करना चाहता हूं किरण देवी से के माध्यम से. किरण जी, आपके अनुभवों के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे और खास तौर से आपसे हम जानना चाहेंगे कि महामारी प्रबंधन की बात एक लंबे समय से होने लगी है, एक बड़ा प्रचलित शब्द हो गया है महामारी प्रबंधन, लेकिन आप एज CHF, जो कम्युनिटी हेल्थ फैसिलिटेटर हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में सीधे काम कर रही हैं, लोगों से सीधे जुड़ी हैं,
तो आपकी समझ से माहवारी प्रबंधन क्या है? किरण जी, ओवर टू यू। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जो कि खास बदलाव एक किशोरा अवस्था है, जिसमें किशोरियों को महामारी में एक खास बदलाव देखा जाता है। इसमें हमें सफाई और स्वच्छता की खास जरूरत पड़ती है। इस अवस्था में हमें महामारी के समय लड़कियों को और किशोरियों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये स्वच्छता और पैड लेने और कपड़ा लेने का स्वच्छ और सफाई से हमें इसका बदलाव करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना, प्रतिदिन सफाई के साथ रहना, ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और फिर हम इसी बदलाव के दौरान हम एक कहानी आपको बता रहे हैं कि मैं एक गांव से मीटिंग के दौरान मैं जब जाती थी गांव में, तो देखती थी इधर उधर कपड़ा बिखरे हुए पड़ा रहता था, खेतों में, खलिहानों में, सड़कों में। तो ये अच्छा नहीं लगता था। मैं कई बहनों को भी से बात की कि बहन जी, कम से कम ये कपड़ा आप लोग इधर फोड़ के तो डाल दीजिए। उसी दौरान क्या हुआ कि जब मैं मीटिंग में बैठी थी तो एक लड़का एक पॉलिथीन लेते हुए आके कह रहा है कि दादे देखो, मैं यहाँ पे मिठाई लेके आया हूँ। मैं बोली कि देखिए बहन, यही सब है, क्योंकि ये जो गंदे कपड़े होते हैं इससे कीटाणु पनपते हैं, जो हमारे घर तक मक्खियों द्वारा, जानवरों द्वारा आते हैं। कम से कम आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। फिर क्या हुआ कि बदलाव तो कुछ आया, कुछ औरतें इस पे जागरूक भी हुई, फिर भी अभी उतना देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास ये कपड़ा डिस्पोज करने का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और फिर मैं ये दूसरी कहानी है कि मैं एक गांव में जा रही थी, वहां पे मैंने देखा कि एक बहन जी से बात की कि बहन जी आपकी एक लड़की नहीं दिखाई पड़ रही है, कहाँ है? बोली कि दीदी इस महामारी के समय हम लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं। मैं बोली ऐसा क्यों? बोलती कि इसलिए कि हम लोग धूप नहीं देखते हैं महामारी के समय, और मर्दों के सामने नहीं जाने देते हैं, क्योंकि ये हम लोगों में एक दोष माना जाता है। मैंने देखा कि उसकी चारपाई नीचे पड़ी हुई थी, चारपाई पे नहीं थी, चारपाई हटा दिया गया था, नीचे सोई हुई थी। धीरे धीरे मैंने कहा कि देखिए बहन जी, आप लोग के यहाँ तो सारा आधुनिक सामान होती हुई भी आप लोग पता नहीं किस रूढ़िवादिता में आप लोग बैठी हुई हैं कि आप समझ नहीं पाते। बोली कि ठीक है। उसके बाद मेरा आना जाना लगा था। मैंने धीरे धीरे देखा कि लड़की काफी कमजोर हो रही है। एक दिन की बात है कि मैं जब तीसरे माह गई तो लड़की काफी मुझे वीकनेस लगी। मैं बोली बहन जी ये काफी वीकनेस लग रही है। बोले कि हाँ, जब भी उसको महामारी आता है तब ये बहुत परेशान हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, नहीं खाती है। पहले मैंने इसको कई तरह से समझाया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बोली डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर के साथ हम लोग डॉक्टर के पास लेकर के गए, तो डॉक्टर भी वही बात बताई जो मैं बताई थी कि इस दौरान सफाई की बहुत जरूरत है, और हमारे अंदर एक अंधविश्वास इतना भरा पड़ा हुआ है कि इससे हम लोग बाहर नहीं निकल पाती हैं औरतें। क्योंकि उस समय मैंने देखा कि लड़की को अच्छे तरह से खाना नहीं दिया जाता था, क्योंकि वह जब खाना खाएगी तो सोच के उसे बाहर जाना पड़ेगा तो मर्दों और औरतों को सामना करना पड़ेगा। ये सब सारी दिक्कतें उसके साथ थी। फिर जब डॉक्टर समझाई तो बोली कि हाँ किरण दीदी भी यही समझाई थी। तो बाद में धीरे धीरे उसके घर में परिवर्तन हुआ और वो काफी हद तक अब खुश है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों में एक जो पुरानी विचारधारा वाले हैं, या हमारे गांव में ऐसा झगड़ा हुआ है कि हम पौधा में पानी नहीं डाल सकते हैं, पेड़ सूख जाएगा, मर्दों के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने हस्बैंड के सामने जाने से महामारी के समय ये होता है कि उनकी आयु कम हो जाती है, बड़ों को खाना देना पाप है, किचन में नहीं जाएंगे। ये सब सारे रूढ़िवादिता और विचारों से घिरा पड़ा हुआ है हमारा गांव। और ये जो डिस्पोज करने वाली बात है, ये कपड़ा जो डिस्पोज करने वाली बात है, मैं समझाने के बाद बोलती है कि अगर दीदी हम लोग किसके यहाँ जाए, कपड़ा किसके खेत में जाए, किसके जगह पे जाए कपड़ा डिस्पोज करने के लिए, ये सब सारी दिक्कतें उनके पास है। अभी भी इतना समझाने के बाद, 6 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद भी अभी भी थोड़ा बहुत सुधार आया हुआ है गांव में। इसके लिए हमें गवर्नमेंट से चाहिए कि कपड़ा जो डिस्पोज करने का है उसमें डस्टबिन दिया जाए, गांव में रखा जाए, जैसे कचरा जो साफ
डाला जाता है, वैसे इसके लिए भी कोई प्रबंध होता है कि ताकि किरण इसमें जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, थोड़ा हम और अपने साथियों से चर्चा करते हैं, फिर मैं आपके पास पलट के आता हूँ। आपने बहुत ही व्यवहारिक दिक्कतों को उठाया है, जो लोग खासतौर से महिलाएं और किशोरियां हमारी अनुभव कर रही हैं, और जिस प्रकार की सामाजिक रूढ़ियां हैं और जो उसका स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इस चर्चा को आगे लेके चलने वक्त हम ये भी हम अभी सुनीता देवी से बात करना चाहेंगे। सुनीता जी जो हमारे बीच में हैं, और उन्होंने उनसे मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, उनसे जानना चाहूंगा कि एक सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता होने के नाते, सुगमकर्ता होने के नाते, ये जो चुनौतियां जिनकी बात अभी किरण देवी कर रही थी, क्या इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना आपने भी किया, और यदि ऐसी चुनौतियां थी तो आपने इनका क्या समाधान निकाला और उसके लिए क्या विकल्प सुझाए? सुनीता देवी। उषा जी, not Sunita. Sorry sir, Sunita Devi has taken unwell. Usha ji is talking instead. ठीक है, तो उषा जी से She's मैं निवेदन taken करूंगा। unwell suddenly. ओके फाइन, कोई मुद्दा नहीं। मैं उषा जी से निवेदन करूंगा कि जो समस्याएं, जिन समस्याओं की चर्चा अभी किरण जी ने करी, आपके एक स्वास्थ्य सुगमकर्ता होने के नाते जो आप लोगों के बीच में काम कर रही हैं, क्या आपके क्षेत्र में भी इसी प्रकार की समस्याएं थी, कुछ और बातें थी जो आप शेयर करना चाहेंगी, और इन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया, लोगों को क्या जानकारी दी, लोगों को कैसे समझाया आपने? सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम उषा गुप्ता है और मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ, और हीलिंग फील्ड्स फाउंडेशन से मैं CHF का प्रशिक्षण लेकर पिछले 7 साल से इसमें काम कर रहे हैं। और इस दौरान जब प्रशिक्षण लेने के बाद हम गांव में पहली बार मासिक धर्म के बारे में बताने गए, तो वहां पर हमें बहुत सामना करना जी। एक कई मतलब अनुभव है हमारे साथ, तो उससे मैं एक अनुभव अभी आप लोगों से साझा करता हूँ। जब हम स्वास्थ्य शिक्षा सत्र लेने गए डहरा गांव में, तो वहां पर एक छोटी नाम की लड़की लेटी हुई थी। तो मैं उनसे कहा कि क्या हुआ बेटा? तो वो बोली कि हमारी मासिक धर्म आया हुआ है, हम स्कूल नहीं जाएंगे इसीलिए लेटे हुए हैं, हमारी बहुत परेशानियां होता है, पैरों में छील जाता है, दाग लग जाते हैं। तो मैंने उनसे मेसा SNP के बारे में बताया, तो उन्होंने जब मैं उनसे बताया कि आप लोग ही तो इनसे बहुत सारी सुविधाएं होगी, तो उनकी बोले कि अच्छा ठीक है। तो उनकी माँ से कहे ले लीजिए, आपकी बेटी के लिए बहुत सुविधाजनक है। तो उनकी माँ बोली कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो वो बहुत उदास हुई, तो हम उन्हें बिना पैसे का ही दे दिए, और उसके बाद घर चले आए और कहे कि हम अगली बार आपसे पूछेंगे कि क्या सुविधा हुआ। तो जब अगली बार गए तो उनसे मिले, तो वो छोटी बोली कि नहीं, हमें बहुत सुविधाजनक हुआ, हमारा कपड़ों में दाग नहीं लगा, पैरों में छीला नहीं, कटा नहीं, दौड़े धूपे सब किए, बहुत अच्छा था, हमारे लिए बहुत सुविधाजनक था। तो फिर उनके माँ को समझाया और बोला, तभी भी उनकी माँ ने नहीं ली। तो हम फिर छोटी को एक बिना पैसे का ही पैड दे के चले आए। तो अगली बार उन्होंने अब खुद से ही हमसे मिली और बहुत खुश थी, और बोली कि इससे हमारी लड़की 2 बार से स्कूल भी नहीं छोड़ी है और बहुत सुविधा हुआ है। वो जितनी परेशान रहती थी हमें भी करती थी, तो ये सबसे हमें परेशानी भी नहीं होना पड़ा, हमारी बेटी का दाग भी नहीं लगा। तो और हम अब अब की बार से हम अपने बेटे के जो पैसा खर्च करने के लिए देते हैं, उसी में से बचा कर आपसे अपनी लड़की के लिए पैड लेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना करने के लिए। ये तो थी छोटी की कहानी, पर ऐसी ही छोटी जैसी बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां होती हैं जिनकी पैसे लेने के लिए पैड तो इच्छा होती है, पर पैसों की कमी के कारण ले नहीं पाती है। इसी तरह हम लोग गांव में भी जाते हैं पैड लेकर, पर वो लोग नहीं ले पाते हैं। इसी तरह दूसरी एक और अनुभव है जो हम आप लोग को बताना चाहते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य शिक्षा सत्र लेने जब हम देवलिया गांव में गए थे, तो वहां पर कुछ महिलाएं समूह में बहुत बात कर रही थी कि हमारी लड़की सियानी हो गई है, मासिक धर्म हुआ है और उसका शादी करना है। तो हम जब सुने तो उस महिला से कहे कि आपकी लड़की कितनी साल की है? तो वो बोली 16 साल की है। तो हम बोले 16 साल की लड़की बड़ी नहीं हुई है और शादी के लिए अभी उम्र नहीं हुआ है, आप मत शादी कीजिए, बहुत सारा शारीरिक परेशानी हो सकता है। तो वो नहीं मानी, कई बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। तब जाके फिर मैं एक सांकली देवी की नामक महिला थी, उनकी बेटी के बारे में बताई, कहा कि देखिए
उनकी बेटी की तो वो शारीरिक परेशानी बहुत हुआ, जैसे कि उनकी बेटी गर्भधारण की तो गर्भपात भी हो गया, शारीरिक शरीर कमजोर था, मानसिक विकास नहीं हुआ, उसके बाद पढ़ाई लिखाई भी छूट गया, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां उनको झेलना पड़ा। तो कुछ उनके मन में डर सा लग गया कि शायद हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, और ये सोचकर वो अपनी लड़की का शादी नहीं की, और अभी वो लड़की 12वीं में पढ़ रही है। ऐसी हमारे गांव में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं कि जो कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि नहीं चलो सही है, हम अपनी लड़की का शादी नहीं करेंगे अभी, पर कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो मासिक धर्म आने के बाद छोटी उम्र में ही शादी करते हैं। इस तरह हम लोगों के बीच बहुत सारी चुनौतियां आती है और वो सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें से कुछ और भी ऐसी चुनौतियां हैं, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि पैड हमारे लिए बहुत फिजूल खर्च है, इसलिए वो लोग पैड नहीं लेते हैं कि लेकर हमें फेंक देना है। कुछ लोग सोचते हैं कि मासिक धर्म का बात नहीं करना चाहिए, ये बहुत शर्म की बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि माहवारी आने के बाद तुरंत बच्चियों को शादी करना चाहिए, कभी कभी दूसरे लोगों के दबाव के कारण भी वो शादी करना चाहते हैं, गरीबी के कारण भी शादी करना चाहते हैं कि 4-5 लड़कियां हैं तो हम अपने बच्ची का शादी कर दें। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि आर्थिक स्थिति के कारण वो लोग पैड नहीं लेती हैं, लेना चाहती हैं फिर भी नहीं ले पाती हैं। और इस समय जो हमारे भारत में लॉकडाउन हुआ था, जिसके कारण बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए भी पैसा जुटा जुटा कर खाना वो लोग खाते हैं, और वो लोग इसीलिए पैड भी नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का गांव में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिस पर हम लोगों को अभी बहुत काम करना है। धन्यवाद उषा जी। धन्यवाद सर। जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया बात कही कि और एक अनुभव के आधार पर निकाला कि महामारी के दौरान उस बच्ची को स्कूल जाने से रोकना पड़ा और स्कूल का नुकसान हुआ। अध्ययन बताते हैं कि करीब मैं बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ, खासतौर से बिहार में 83% बच्चियां ऐसी हैं जिनको 2 से 3 दिन का स्कूल अपना मिस करना पड़ता है महामारी के दौरान, क्योंकि अनेक प्रकार की सुविधाएं जो स्कूल में मिलनी चाहिए वो अभी मिलना शुरू हुई हैं जो पहले नहीं थी। और उसके साथ साथ जो और जुड़ी हुई सामाजिक मुद्दे हैं कि मर्दों के सामने नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, जितनी भी रूढ़ियां इस तरह की हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि महामारी का प्रबंधन अगर उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है, उस पर अगर जागरूकता नहीं है, उस पर संवेदनशीलता नहीं है, तो हमारी बच्चियों के स्कूल का नुकसान होता है। और आपने किशोरी विवाह की बात भी करी, और जो आप फिजूल खर्ची की बात करें कि पैड को फिजूल खर्ची के तौर पे देते हैं, अध्ययन ये भी बताते हैं कि बिहार में तकरीबन 48% महिलाएं, 100 में 50 महिलाएं जो मासिक धर्म की आयु में हैं, वो उसी कपड़े को दोबारा इस्तेमाल करती हैं और धो के उसको कहीं छिपा के कमरे में पीछे दलान में पीछे छिपा के रखती हैं, इससे और धूप में नहीं सुखाती हैं, जिससे उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मरने के लिए पर्याप्त वो नहीं मिलता है। धन्यवाद आपके विचारों के लिए। मैं अभी बात करना चाहूंगा, मैं आना चाहूंगा गायत्री जी के पास, क्योंकि गायत्री हीलिंग फील्ड फाउंडेशन से एक अरसे से जुड़ी हैं और जो CHF का प्रोग्राम है इसको देख रही हैं। तो गायत्री, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो चुनौतियां फील्ड में आ रही हैं, तो इनको एड्रेस करने के लिए, इन समस्याओं से पार पाने के लिए जो आपको अपने कम्युनिटी हेल्थ फैसिलिटेटर्स को स्ट्रेंथन करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उस स्तर पर हीलिंग फील्ड के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इसको आप आगे कैसे ले जाने की सोचती हैं? गायत्री, ओवर टू यू। नमस्ते। तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, पिछले 10 साल से हीलिंग फील्ड्स काम कर रहा है बिहार और यूपी में, और खास करके महिलाओं के साथ बहुत काम कर रहे हैं। और ये पिछले 10 साल में हमने महिलाओं से बहुत कुछ सीखा है, और साथ में और हमारा हर प्रोग्राम इस तरह साचा जाता है कि हम पहले महिलाओं की समस्याएं समझते हैं और उनकी जरूरतों को लेके उससे प्रोग्राम्स बनते हैं। जैसे कि 10 साल पहले हम बक्सर में जब प्रोग्राम कर रहे थे, हाँ, तो सबसे हम सारी महिलाओं से हमको एक बात आई थी, आप तो हमें सिखा रहे हैं माहवारी में स्वच्छता के बारे में सिखा रहे हैं, स्वच्छता के बारे में सब सिखा तो रहे हैं, लेकिन हम इसका पालन कैसे करेंगे? ना तो हमें कोई पैड का उपलब्ध नहीं होता है, और उपलब्ध हो तो भी हम नहीं पाते हैं। और
टॉयलेट है, हमें कहीं पे वो प्राइवेसी भी नहीं मिलता है जहाँ पे हम इसका पालन करें, तो कैसे हम करें। तो वहीं से शुरू हुआ हीलिंग फील्ड्स का MHM जर्नी। तो वहीं से हमने हमारा जो मावारी में हमारे जो भी हम काम कर रहे थे वहीं से हमारा शुरू हुआ। और सबसे पहले हमने बक्सर में सैनिटरी नैपकिन बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि हमने सोचा जब उपलब्धि नहीं है तो हम उसके बारे में इनको समझाना कोई फायदा नहीं है। तो हमने तब से शुरू किया है सैनिटरी नैपकिन बनवाना गांव में महिलाओं से ही, और वो महिलाओं को बहुत रीजनेबली उनके इसमें मिल जाना, और ताकि महिलाएं खरीदे। और उनका दूसरा प्रॉब्लम होता था कि दुकान में जाके वो खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि दुकानदार यूजुअली जो होते हैं पुरुष होते थे, और ये महिला जाके दुकानों में खरीद नहीं पाते थे। तो इसीलिए महिलाओं को घर में पहुंचाना सैनिटरी नैपकिन थ्रू हमारे कम्युनिटी हेल्थ फैसिलिटेटर्स के थ्रू ही घरों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करना, ये पहली चीज थी। दूसरी चीज जो थी टॉयलेट्स की। अगर स्कूल में, जैसे अभी ये बोल रहे थे, जैसे जो उषा जी बोल रही थी कि वो लड़की स्कूल जाने से ये हो रही थी, तो स्कूल में अगर लड़की गई तो भी उसको वहां साफ टॉयलेट होना जरूरी होता है जहाँ पे वो पैड बदल सकेगी। और ये सारी चीजें का व्यवस्था भी हम हीलिंग फील्ड्स में हम मानते हैं कि माहवारी एक इंडिपेंडेंट चीज नहीं है जो आप सेपरेट करके कर सको। वो एकदम इट्स अ होलिस्टिक थिंग, जहाँ पे माहवारी के साथ उसमें जागरूकता अकेले से नहीं होता है, जागरूकता के साथ एक्सेसिबिलिटी उपलब्ध होना जरूरी है, और उसके साथ जो अन्य व्यवस्था है जैसे टॉयलेट हो और डिस्पोजल के लिए व्यवस्था हो, ये सब होने से ही माहवारी में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स लेके हम काम करना शुरू किए थे। और दूसरी बड़ी चैलेंज जो हमने देखा था, इसके बारे में बात करने से लोग बहुत पीछे हटते थे, और इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट, माहवारी में कोई भी इन्वॉल्वमेंट मेन का नहीं, पुरुषों का नहीं होता था। और हम ये मानते हैं कि अगर बच्चियों को या औरतों को माहवारी में अपना स्वच्छता बनाए रखना है, उसमें सपोर्ट उनके घर में जो पुरुष होते उनका भी बहुत जरूरी है। तो हम उनको भी इन्वॉल्व करते थे। शुरू में बहुत प्रॉब्लम होता था, लोग मानते नहीं थे, लेकिन उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना, उनको भी लगना है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके प्रति। तो हमारे CHF बार बार जाके इनसे बात करते थे, तो वहां से थोड़ा सा चेंज आया उसमें। और जैसे अब और एक छोटी चीज मैं बोलती हूँ, किरण जी बोल रहे थे कि पैड को फेंकने का एक सबसे बड़ा मुश्किल है। तो हमने सोचा इसको क्या किया जाता। बहुत हमारे CHF बोलती थी, मैडम हम कहीं जाके उसको गड्ढा में आप डालने के लिए बोल रहे, लेकिन दूर हम जाके गड्ढा बनाएंगे तो बहुत लोग हम पे हंसते हैं, हमको देखते क्या काम कर रहे हो। तो हमने क्या किया, ठीक है सबको घर में एक मटका दे दिया, इसी में आप रखो और घर में ही जलाओ। हाँ, और इसमें भी बहुत सारे विश्वास होते थे, अंधविश्वास। तो हमारे CHS ने बहुत मेहनत से काम किया, जिससे इन पे इम्पैक्ट किया कि ये अंधविश्वास को कैसे सामना करे। तो ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं कम्युनिटीज में। और आजकल के मैं देख रही हूँ कि जब हमने शुरू किया, कोई बात भी नहीं करना चाह रहा था माहवारी के बारे में, और कोई पैड लेना ही नहीं चाह रहा। आज मैं देख रही हूँ बहुत सारी महिलाएं हमारी कम्युनिटीज में वो फर्क जानते हैं, वो बताते हैं कि मैडम ये पैड बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इसमें ज्यादा सोखता, इसमें ये सब है। इतना समझ आ गई है इनमें। धन्यवाद गायत्री। जो आप 2-3 इश्यूज आपने उठाए और बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज उठाए। जब आपने बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बहुत जरूरत है, हम बात करते हैं कि माहवारी प्रबंधन होना चाहिए, और आपने बिल्कुल सही कहा कि माहवारी प्रबंधन केवल जागरूकता से ही नहीं हो पाएगा प्रभावी तौर पे, उसके लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की आवश्यकता है। और अगर हम ये बात करें तो पिछले 5 सालों में 6 सालों में जो शौचालय की उपलब्धता है पूरे देश में तेजी से बढ़ी, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में। बिहार में तकरीबन 80% बच्चियों को शौचालय अलग मिलने की बात होने लगी। लेकिन शौचालय मिलना ही पर्याप्त नहीं था, जो आपने कहा। उसके साथ क्या प्रबंधन की व्यवस्था है, वहां पर कैसे
पैड को चेंज करने की सुविधा है, कपड़े को बदलने की सुविधा है, कपड़े के सफाई की बात है, पैड के डिस्पोजल की बात है, ये सारे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। एक मोटा मोटा अनुमान बताता है कि तकरीबन 28% जो पैड्स हैं या इस तरह का वेस्ट है वो सामान्य कूड़े के साथ ही फेंक दिया जाता है, शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जो कि जाकर लैंडफिल में ऐसे ही पड़ जाता है और सालों साल लेता है वो डिकम्पोज होने में, बल्कि उसका डिकम्पोजिशन बहुत मुश्किल है। तो एक तरीके से एक समस्या का समाधान करता है और दूसरी पर्यावरण से जुड़ी दूसरी समस्या का समाधान को पैदा करता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे इस मुद्दे को हैंडल करते हैं कि सैनिटरी ऑब्जर्वेंट, सेफ सैनिटरी ऑब्जर्वेंट महिलाओं को, बच्चियों को मिल सके, लेकिन उसके साथ साथ उसका उचित प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में तो कुछ कुछ प्रयास हो रहे हैं, नगर पालिकाएं, नगर परिषदों ने कूड़ा इकट्ठा करने के दौरान इस पे कुछ काम शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि पंचायतों के माध्यम से जो अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो रही है, उसमें ये बात है कि कैसे पैड्स को कलेक्ट किया जाए और इंसिनरेशन से जुड़ी हुई जो वर्जनाएं हैं, जो सोच है कि अगर पैड को जला दिया जाएगा तो वो महिलाओं की जन्म देने की जो क्षमता है उस पर प्रभावित करता है, उसको उस पर दुष्प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार की सोच पे लगातार चिंतन चर्चा करने की आवश्यकता पड़ेगी। और चूंकि इस पूरी बात में कहीं ना कहीं हमारे बच्चियों को इसका जो सामना करना पड़ता है, उनको किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, उनको ये जो ढांचागत सुविधाएं मिलना शुरू हुई हैं, इससे क्या फर्क पड़ा है, परिवारों में क्या सोच बदली है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम अपने बीच में जो अंशु गुप्ता हैं उनके पास चलते हैं और अंशु से जानना चाहेंगे कि आप चूंकि खुद एक किशोरी हैं, तो आपने शारीरिक और मानसिक किस प्रकार की दिक्कतों का सामना किया महामारी से के दौरान या महामारी से पहले, और हर महीने करती होंगी। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, और इसमें आपको क्या लगता है अंशु की आपके परिवार की या आपके स्कूल की क्या भूमिका रही है? मैं आमंत्रित करूंगा अंशु गुप्ता को। नमस्ते, मेरा नाम अंशु गुप्ता है। मैं राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैंने हीलिंग फील्ड फाउंडेशन से स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन चैंपियन की ट्रेनिंग पूरी की है। मैं अपनी बहनों को जागरूक करने का काम करती हूँ और इस दौरान मेरे सामने कई समस्याएं मतलब आई और मैंने उन समस्याओं को समझा, और इसी दौरान मैं आपको अपनी जो समस्याएं हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम श्वेता है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो हमेशा स्कूल आती थी, लेकिन वो 2-3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। तो मैं उसके घर गई, मैंने बोला श्वेता चलो स्कूल, तो बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं मासिक चक्र में हूँ और मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बोला क्या हुआ, मासिक चक्र तो सभी को आता है, चलो। तो उसने बोला नहीं मैं कपड़े का उपयोग करती, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला कि नहीं, कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये हमें संक्रमित कर सकता है और इससे हमें कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो उसने बोला पर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे पैड लेना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं होते हैं। तो मैंने बोला कि श्वेता तुम्हें मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री योजना के तहत हमें हर माह इसकी राशि मिलती पैड लेने की। तो उसने बोला कि मुझे तो ये बात पता नहीं थी, लेकिन पैसे तो आते थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं होता था कि ये जो पैसे हैं पैड के लिए आए हैं या छात्रवृत्ति हैं या पोशाक के लिए आए हैं। तो मैंने बोला अब तो तुम्हें पता चल गया, अब स्कूल चलते हैं। तो उसने बोला कि नहीं मैं अभी भी स्कूल नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला क्यों नहीं जाऊँगी? उसने बोला कि हमारे जो स्कूल के शौचालय हैं वो स्वच्छ नहीं है, और कहीं कहीं तो शौचालय भी नहीं होते हैं, और जो हमारे स्कूल के तो स्वच्छ नहीं है, और वहाँ पर डस्टबिन भी नहीं है। मैं उसे डिस्पोज कहाँ करूँगी और मैं उसे चेंज कहाँ पर करूँगी? तो मैंने बोला कि ये सारी तो कठिनाइयाँ हमारे स्कूल में हैं। तो मैंने अपनी मैडम से बात की। मैडम ने बोला मैं आज ही प्रिंसिपल से बात करती हूँ। तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि हाँ ये सब कठिनाइयाँ हैं, इस वजह से इनकी स्कूल भी छूट जाती है, पढ़ भी नहीं पाती अच्छे से। तो फिर प्रिंसिपल सर ने डस्टबिन की मांग की नगर पालिका से। फिर नगर पालिका ने हमें डस्टबिन दिया और प्रिंसिपल सर ने हमारे शौचालय साफ करवा दिए।
लेकिन ये सिर्फ हमारे स्कूल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये हमारे जो जिले में, प्रखंड में जितने भी स्कूल हैं, उन सभी में ये सारी बातें होनी चाहिए। उन सभी को शौचालय में स्वच्छता रहनी चाहिए। कई जो कि शौचालय टूटे फूटे रहते हैं, जिससे लड़कियां स्कूल नहीं आ पाती हैं, उन्हें पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। और श्वेता जैसी लड़कियों को न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। श्वेता को भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके गांव वाले लोग खुलकर इसके बारे में बात नहीं करते थे, और इसी वजह से उसे पता भी नहीं था ये बात कि हमारे जो मुख्यमंत्री योजना के तहत जो राशि आती है वो किस काम के लिए आती है। और ऐसी ना जाने कितनी भी लड़कियां हैं जिन्हें ये बात पता नहीं है कि आपके जो स्कूल में राशि आती है वो किस काम के लिए आती है। पैड के लिए भी आती है राशियां और पोशाक के लिए, तो वो ये समझ नहीं पाती हैं कि ये राशि आई है तो किस काम से आई है, और जिससे उन्हें कठिनाइयां होती हैं। उन्हें पैसा तो आता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल में जो शौचालय है वो हमेशा साफ रखिए। इसके लिए हमें एक जागरूकता अभियान भी चलाना होगा, जिसके तहत हमारी जो गांव की महिलाएं हैं और ग्रामीण महिलाएं, किशोरी बालिकाएं और जो पुरुष हैं, उन सभी को इसमें शामिल करना होगा। और हमें ये उन्हें बताना होगा महिलाओं को कि आप स्वच्छता से रहो और इधर उधर कपड़ा डिस्पोज मत करो या फेंको मत, नहीं तो आपका गांव भी गंदा होगा और आपको कोई देख ले तो आपको लज्जा भी आएगी। और इस जागरूकता अभियान में अगर पुरुष रहेंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि हमारी बहू और बेटियों को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और जिससे कि वो हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं, जिससे हमें बहुत सहायता होगी, जो हमें आर्थिक मदद मिलेगा। और जो हमारे स्कूल की टीचर्स हैं, मैडम हैं, उन्हें हमें स्कूल में ये बताते रहना चाहिए कि आप इसमें इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उन्हें ये भी सभी हमारे जैसे जितने भी छात्र हैं उन्हें बताना चाहिए कि ना आपके जो मुख्यमंत्री के तहत से जो हर माह पैसे आते हैं वो आपके पैड के लिए आते हैं, आप उसे पैड में ही उपयोग करो, अन्य काम में उपयोग ना करें। धन्यवाद। मैं इतना कहकर धन्यवाद अंशु, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया अपनी साथी की समस्या को और उसका आपने कैसे समाधान निकाला। और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ही और खासतौर से बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश में भी अनेक शासकीय योजनाएं इस दिशा में शुरू हुई हैं। एक बात अंशु ने बहुत अच्छी कही कि शौचालय होना ही पर्याप्त नहीं है, शौचालय की स्वच्छता, नियमित साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में मैं बता सकता हूँ कि यूनिसेफ की मदद से, चूंकि मैं बिहार में पोस्टेड हूँ, बिहार के साथ काम कर रहा हूँ सरकार के साथ, तो बिहार में विद्यालयों में जो शौचालय की उपलब्धता है बहुत अच्छी है। अभी हम बात करेंगे किरण मैडम से, उनसे और जानकारी प्राप्त करेंगे। और नियमित साफ सफाई की भी व्यवस्था वहां पर करी गई है कि जो कंपोजिट ग्रांट है उसके पैसे से कैसे उसकी नियमित साफ सफाई हो। और एक चीज जो यूनिसेफ ने प्रयास किया कि अनेक स्कूलों में पैड बैंक बनवाए, वहां पे मीना मंच की साथी बच्चियों को थोड़ा सा जागरूक किया, वहां की टीचर्स को जागरूक किया और उनके माध्यम से पैड बैंक बनवाए, जिसमें पैड उपलब्ध रहते थे स्कूल में ही। और यदि किसी बच्ची को विशेष रूप से आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है तो वो वहां से पैड ले सकती है और बाद में अगले दिन आके उस पैड का जो राशि है वो दे सकती है या एक पैड वापस दे सकती है। साथ ही महिला कन्या, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो पैसे की उपलब्धता है उस पर भी हम बात करेंगे। मैं निवेदन करूंगा किरण मैडम से, जो पूरा उन्होंने जीवन अपना विद्यालय शिक्षा के प्रबंधन और संचालन को समर्पित किया है। किरण मैडम एक शिक्षिका तो स्वयं ही हैं, एक महिला हैं और एक माँ होने के नाते मुझे लगता है कि वो अंशु और अंशु जैसी अनेक बच्चियों के विचारों से सहमत होंगी। तो मैं किरण मैम से जानना चाहूंगा कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों ने और सरकारों ने महामारी प्रबंधन के लिए जो एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है उसको बनाने में किस प्रकार की सकारात्मक भूमिका निभाई है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो सामाजिक पर्यावरण की बात नहीं है, जो आसपास का माहौल है उसके साथ साथ उचित जानकारी चाहिए है, सामग्री चाहिए, सप्लाई चेन की बात हम करते हैं, संबंधित योजनाओं की जानकारी, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है तो उसकी जानकारी कैसे पहुंच रही है, उसका लाभ कैसे पहुंच रहा है, और जो ढांचागत सुविधाएं हैं खासतौर से विद्यालय स्तर पर, इस तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं शासन की तरफ से या परिवारों में, और इसको और बेहतर करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है। किरण मैडम, आई वुड इनवाइट यू।
थैंक यू प्रभाकर जी, और थैंक्स टू एवरीवन। हीलिंग फील्ड फाउंडेशन के भी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई कि आज के दिन जो इस इशू में सबसे बड़ा चैलेंज है चुप्पी तोड़ने का, तो मैं अंशु को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो उन्होंने एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म आके अपनी बातों को शेयर किया और बोलनी, उनके अंदर इतनी हिम्मत है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी छात्र छात्राओं के अंदर ये इतनी हिम्मत हो कि इस इशू पे वो आके बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस पूरे प्रॉब्लम जो हम लोग इतनी वर्जनाओं की बात कर रहे हैं, अंधविश्वासों की बात कर रहे हैं, इतने प्रचलित अवधारणाओं की बात कर रहे हैं, तो एक ही चीज है कि हम बात नहीं करते। हम बात नहीं करते, इसलिए हम अपनी समस्याएं होती हैं चुपके से बात करके और समाधान नहीं ढूंढते हैं। पर अगर इतने बड़े फोरम पे हम इतने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो हम समाधान ढूंढ पाएंगे और बहुत सारे लोग इसमें ओरिएंट भी हो पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अंशु ने जो भी इश्यूज रेज किए हैं, एक्चुअली स्थिति यही है। अभी तक हम लोग के लिए बहुत ही एक निराशाजनक स्थिति अवश्य है कि हम लोगों ने इतनी लंबी यात्रा अपनी शुरू की है और हम अभी भी ये बोलते हैं कि महिलाओं ने हर एक फील्ड में अपना योगदान दिया है, चाहे वो अंतरिक्ष का हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो या कहीं भी वो जा रही है, माउंटेनियरिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है, एक गैप जो दिखता है कि हमारे जो हमने एक प्रोग्राम अभी चलाया था मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का, उसमें ही ये दिखा कि अगर कैमूर के सुदूर नौहट्टा क्षेत्र के किसी विद्यालय की बात करें तो वहाँ की हमारी नोडल शिक्षिका थी, उन्होंने शेयर किया कि हमारे विद्यालय के बच्चों को अभी तक सैनिटरी नैपकिन को उन्होंने देखा तक भी नहीं था। तो आप यूज करने की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो उन्होंने देखा भी नहीं था। तो ये भी एक स्थिति है जो बहुत ही हतप्रभ करती है हम लोगों को। अगर मैं सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों की बात करूं तो हाँ, ये हम लोग सहमत हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे सामाजिक परिवेश की बात है। और शिक्षा के द्वारा हम अगर इस पे थोड़ा इस पूरी जो चुप्पी है उसको तोड़ने में एक प्रयास कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में सरकार ने गर्ल्स की शिक्षा पे बहुत फोकस किया और उसको साइकिल, पोशाक जैसी योजनाओं की राशि दी। तो इक्वली इम्पोर्टेंस सैनिटरी नैपकिन को भी दिया गया, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन के कारण ऐसा सोचा गया कि उनको, अगर वो एक हेल्दी लाइफ नहीं लीड करती हैं अपने स्कूल एज में, तो हो सकता है कि वो हेल्दी मदर न बने या उनका कंट्रीब्यूशन कैरियर में भी थोड़ा कम हो। तो इसलिए हम लोगों ने सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपीज पर ईयर प्रावधानित करने का निर्णय लिया गया और ये प्रावधानित किया गया। पर यही काफी नहीं था, ये चुप्पी ही एक वजह है जिसके कारण बच्चों से हमारा विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन ये बात ही नहीं करता कि उनको 300 रुपीज किस लिए दिया गया है। यही एक चुप्पी है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्लेटफॉर्म में आके बात करके, कि एक छोटी सी बच्ची ने हम लोगों से ऐसी बातें की। और ये अनुभव हमें उस प्रोग्राम के तहत भी हुआ जो हम लोग मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट प्रोग्राम पिछले 1 साल से बहुत ही फोकस्ड वे में सेकेंडरी स्कूल्स में हम लोगों ने चलाया है। एक्चुअली शुरुआत तो 4-5 साल पहले ही हो गई थी, जब हमने पहली की सहेली मॉड्यूल को डेवलप किया यूनिसेफ के सहयोग से, क्योंकि जब हम लोग को ये फीडबैक मिल रहा था कि 300 रुपीज हम लोग दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं कि 300 रुपीज हम क्यों दे रहे हैं। तो एक प्रोग्राम बना, पहली की सहेली मॉड्यूल बना। हम लोगों ने हर एक विद्यालय के एक शिक्षक को चिन्हित किया जो वहाँ विद्यालय के नोडल शिक्षक होंगे, और जिलों के भी 4-5 शिक्षकों को चिन्हित किया जो मास्टर ट्रेनर के रूप में चिन्हित किए गए। उनको हम लोगों ने राज्य स्तर पे बुलाया और राज्य पे इसी मॉड्यूल के आधार पर उनको प्रशिक्षण दिया गया। मैं सरकार में पिछले 31 ईयर्स से सेवा दे रही हूँ। मैंने बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित कराए हैं और उसमें सहभागिता मेरी रही है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा अनुभव किरण मैम हमारे जी बोलिए, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, जी बोलिए प्लीज। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि सबसे अच्छा हमें इस प्रशिक्षण को आयोजित करने में हमें अनुभव हुआ कि ऐसा लगा जैसे कि जो हमारी मास्टर ट्रेनर्स आई वो बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि उनको कोई ऐसी जानकारी मिले। कई ने अपने जीवन की बहुत सारी दुर्घटनाओं को शेयर किया कि उनका कैसे वो
गंदे कपड़े यूज करती थी और उनको सर्वाइकल कैंसर टाइप की चीजें डिटेक्ट हुई और पहले स्टेज में होने के कारण उनको 30 इयर्स के एज में ही उनको रिमूव करना पड़ा यूट्रस। तो इस कारण उनका बहुत पूरी जिंदगी है वो एक खालीपन से ऐसे हो गई, बच्चे नहीं थे, तो ऐसा कुछ उनको नहीं, मतलब बहुत दुर्भाग्य की बातें थी ये। और ये ऐसा जैसा आंकड़ा बताता है कि अगर बैड हाइजीन फॉलो करते हैं, बैड हाइजीन प्रोटोकॉल अगर हम फॉलो करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर के केस आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमें बच्चों को बचपन में ही ये बताना चाहिए कि उनकी आदतें ऐसी हों कि वो अपनी आदतों को हेल्दी एंड हाइजीनिक बनाएं। जैसे अंशु को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ही चेंज के एक मैसेंजर हो सकते हैं। इस प्रोग्राम जो हम लोगों ने विद्यालयों के लिए चलाया था, हम लोगों ने इन सब चीजों को संज्ञान में लिया था। ये कॉग्निजेंस था कि हमारे विद्यालय में शौचालय नहीं है, अगर हैं तो मतलब शौचालय हैं पर एमएच फ्रेंडली शौचालय नहीं है, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकेशन बोलते हैं कि उनको रनिंग वाटर फैसिलिटीज हो, डस्टबिन हो, चेंज करने के लिए स्पेस हो। तो ये चीजें नहीं है जिनके कारण बच्चे हमारी बच्चियां डिमोटिवेट होती हैं स्कूल से, वो नहीं आती स्कूल। और इस कारण ये आप सोच सकते हैं कि हर महीने अगर 5 दिन तक वो स्कूल ना आए या हम कार्य प्लस स्थल पे ना जाए तो कितना दिन हम अपनी जिंदगी का चुरा लेते हैं। जो अगर 35 इयर्स का काल बोला जाए कि मेंस्ट्रुएशन का काल है, तो ये 5-6 इयर्स भी हो सकता है जो शून्य गतिविधि हमारी होती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, समस्याएं तो हैं, पर समाधान की और भी हम लोग कुछ बात करें। हम लोगों ने स्कूल इस प्रोग्राम में एक सिर्फ हम लोगों ने अवेयर करके नहीं छोड़ा टीचर को, हमने इसमें एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट किया था जिसमें कि टीचर अपने स्कूल में जाके इन सब इशू को भी कन्वर्जिंग मेथड से थोड़ा काम करें। सिर्फ बच्चों के साथ अवेयरनेस सेशंस न करें, बल्कि स्कूल के टॉयलेट को प्रधानाध्यापक के साथ निगोशिएट करके अपग्रेड करें। अगर 20 टैबलेट्स मिलते हैं, आप जानते हैं कि बच्चों के, हालांकि लड़कों को भी दिया जाता है लेकिन लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वो एनीमिया ज्यादा प्रोन होती है एनीमिया की, तो उनको भी देना चाहिए। दूसरा, उनको हाइजीनिक वे सिखाना होगा। साथ ही उनको स्कूल में किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत जब भी राशि उनको डीबीटी की जाती है तो उनको असेंबली में एक सूचना देनी चाहिए कि आपके खाते में राशि चली गई है, ताकि वो अपने पेरेंट्स से डिमांड कर पाए। तो पेरेंट्स के साथ उनका एक कम से कम वो बोल पाए कि ठीक है, हमें ये राशि हमें स्कूल से मिली है और हमें सैनिटरी नैपकिन खरीदना है। तो ये सब चेंजेस लाने की का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो 1 साल ही हुआ था, इसको पूरा हम लोगों ने किया और सच में 1 साल में काफी सकारात्मक परिवर्तन दिखा। ये अंत तो नहीं है, मुझे लगता है कि जितना ही ये प्रोग्राम चला उतना ही लगा कि हमें और इस पे काम करना चाहिए, कहीं और ज्यादा जरूरी है काम करना। बहुत सारे केसेस ऐसे आए बच्चों के, टीचर्स के, तो लगा कि बहुत वाइब्रेंट पूरा स्कूल सिस्टम हो रहा है। हेडमास्टर्स भी कई जगह पैड बैंक बने, बर्थडे पे लोग लेके आए, मतलब छोटी हर जगह एक्टिविटी हुई। ये पूरी तरह से मैं नहीं कह सकती हूँ कि पूरी तरह से 100% सफलता मिली, लेकिन मुझे लगता है 50-60% लोग बहुत एनर्जाइज हुए इस और बात करने के लिए। और इवन बात होने लगी, व्हाट्सएप पे शेयर करने लगे, बहुत फोटोग्राफ्स होने लगे, कम्युनिटी से लोगों ने बातचीत शुरू की, महिलाओं से बातचीत शुरू की। तो कई कम्युनिटी के लोग ने वेंडिंग मशीन स्कूल को डोनेट किया इस प्रोग्राम के बाद। तो ये सब चेंज का एक शुरुआत हुई है। काम तो बहुत अभी करना है, पूरा हम नहीं कर सकते कि हमने बहुत सारे काम कर लिए और एक पूरा हो चुका है, लेकिन ये शुरुआत हुई है। अब एक बहुत बड़ी मुद्दा अभी समझ में आ रहा है आप लोगों की बातचीत से भी कि बच्चे सैनिटरी नैपकिन खरीदना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है वो कहीं ना कहीं आड़े आता है। तो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ये रखा था कि ठीक है, इस चीज को हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत पुअर बैकग्राउंड के हैं या थोड़ा उनका इकोनॉमिक कंडीशन मतलब पैसे खर्च नहीं कर सकते ज्यादा, तो उनको क्लीन कपड़े को इस्तेमाल करें और उसका ठीक से डिस्पोजल करें, इसकी बात भी की जाए। क्योंकि हम लोगों ने ये भी बताया है ट्रेनिंग के दौरान कि बच्चे कैसे कपड़ों को क्लीन करके अपनी तैयारी करें और खुद भी बना के रख लें, ताकि
कम से कम इन्फेक्शन का शिकार तो नहीं हो और अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, क्योंकि वो भी नवस्थित फाउंडेशन के लोग हमारे जुड़े थे। उन्होंने कई बार आके सब लोगों को कई स्कूलों में ही जाकर उन्होंने कैंप्स लगाए और ये किया है। तो अभी के समय में मुझे लगता है ये बहुत प्रासंगिक है। किसी वक्ता ने एक चर्चा भी की थी कि अभी सब लोग सब कुछ मतलब इकोनॉमिकली वो थोड़े बैक फुट पे जा रहे हैं, तो उनको ये मन नहीं करता है कि उनको लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी है कि हम सैनिटरी नैपकिन कर दें। तो ये चर्चाएं हमें और ज्यादा करनी चाहिए कि वो कैसे हाइजीनिक मेथड से सॉफ्ट कपड़ों को यूज करें और कैसे अपने हाइजीन प्रोटोकॉल का पालन करें इस दौरान। तो हमें लगता है कि इस पे हमें थोड़ा भी जोर देना चाहिए। और स्कूल खुलने पे जैसे हमने स्कूल, अगर हम बोलते हैं कि हमने बच्चों के साथ स्कूल में बात की, तो मेरी अपेक्षा ये होगी कि बच्चे लर्निंग तभी होगी जब उनके बिहेवियर में चेंज होगा, और वो चेंज उनके परिवार तक भी जाना चाहिए। परिवार में भी उनका डिमांड होना चाहिए कि उनके परिवार के शौचालय में भी डस्टबिन हो, वहाँ पे वो कंफर्टेबल रहें, डिस्पोजल का एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करें जो उनको कॉन्फिडेंस दे। तो तभी हमारी बच्चियाँ बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड को बहुत अच्छे से कैरी कर पाएंगी और अपना कंट्रीब्यूशन अपना पूरा डेवलपमेंट कर पाएंगी, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर पाएंगी, अपने करियर में अच्छा कर पाएंगी। तो ये सब चीज़ों पे बातचीत करनी मुझे लगता है बहुत ही आवश्यक है, और हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं। तो थैंक यू। जी धन्यवाद किरण मैम, आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया जो प्रयास शासन स्तर पर हो रहे हैं, कैसे शासन भी बच्चियों की सेहत के लिए चिंतित है, कैसे शासन अपने टीचर्स को तैयार कर रहा है, स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं को सुनिश्चित कर रहा है, जो मुख्यमंत्री ध्यान योजना के तहत आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, और उसका कैसे उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। कुछ साथियों ने प्रश्न डाले हैं चैट बॉक्स में, उनमें से एक प्रश्न अभी अंकिता मलिक जी का है, अगर आप देख पाए तो मैं पढ़ता हूँ। Any movement for no tax for sanitary napkins, and is any government is thinking about it, because giving money to school going girls is good initiative, but what about school dropouts or girls who still can't go to school, the most marginalized one? ये स्मिता तोड़कर जी का प्रश्न है। एक्चुअली अनिका मलिक ने मुझे भेजा है पीछे से हीलिंग फील्ड से। ये सही है। एक्चुअली अभी तो हम लोग अपनी योजनाओं का लाभ बच्चों की उपस्थिति के आधार पर दे रहे थे, पर अभी इस साल हम लोग विदाउट अटेंडेंस का कोई बार नहीं होगा। अटेंडेंस जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको उनका अटेंडेंस नहीं देखा जाएगा और उनका सीधा डीबीटी उनके अकाउंट में होगा। तो इस साल के लिए तो ये बिल्कुल सही है कि हम लोग उनको ये राशि बिल्कुल दे रहे हैं सीधा उनके अकाउंट में। और क्या मैम कुछ यही बात हो रही है कि जो स्कूल से बाहर की बच्चियां हैं उनके लिए कुछ सोचा जा सकता है? बाहर की बच्चियों के लिए या आने वाले समय में शासन के स्तर पर कुछ बच्चियों के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, बिहार हेल्थ सोसाइटी की कई मीटिंग में मैं गई हूँ। लोगों का प्रोग्राम है आगे कि आशा के थ्रू वो ड्रॉप आउट बच्चों के बीच में सैनिटरी नैपकिन लेके जा रहे हैं। उनकी भी पूरी तैयारी है और शायद ये लॉकडाउन जैसे पूरा नहीं गया है, लेकिन जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके पास बिहार हेल्थ सोसाइटी है यहाँ का, वो प्रोग्राम डिजाइन किया है और वहां तक वो लेके जाएंगे। थैंक यू मैडम जी। एक क्वेश्चन और है जिसपे हम लोग बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल से वंदना पाटेकर जी का है कि इंस्टेड ऑफ बर्निंग सैनिटरी पैड इज देयर एनी अदर मेथड ऑफ डिस्पोजल, एज वी से बर्निंग मेक्स एयर पोल्यूशन। हम इस प्रश्न को आगे लेंगे और कुछ एक टिप्पणियां हैं, ठीक है। एक शमिंदर कोचर जी का प्रश्न था, वो मेरे ख्याल से मैं चूंकि डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में तो हट गया है। मैं अंकिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रश्न ढूंढ के फिर से हाईलाइट करें। और डॉक्टर शिशिर चंद्रा जी ने पीछे हाथ उठाया था, कुछ उनके मन में कोई सवाल था। अगर कोई प्रश्न है तो आप या तो अभी पूछ सकते हैं या टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, इससे पहले कि हम आगे चर्चा को बढ़ाएं। हाँ प्रभाकर जी, एक कोच साहब ने पूछा हुआ है कि क्या एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम कोई है? तो एक्चुअली विप्स प्रोग्राम है जो स्कूल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें बच्चों को लड़कों लड़कियों दोनों को प्रत्येक बुधवार को नीली गोली खिलाए जाने की बात है। तो हम लोगों ने उसको इस प्रोग्राम से टैग किया है कि हमारे जो नोडल टीचर हैं वो जो हमारे किशोरी स्वास्थ्य योजना की नोडल टीचर होंगी, MHM की नोडल टीचर होंगी, वो इस प्रोग्राम के तहत एनीमिया ये आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, नीली टैबलेट वो बुधवार को देना सुनिश्चित कराएंगी। उनको एक जिम्मेवारी भी होगी। बैठिए, सुनिए ना, आप ही के लिए सुनिए इसको।
ये किसी का माइक ऑन है, कृपया बंद कर लें। और आगे प्रश्न है रेशमा मोरे जी का, मैं देखता हूँ ये लिख रही हैं, what was the role of the male living in the family as we live in male dominating countries, it was easy to bring the women and girls in, तो ये तो चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं कि पुरुषों की क्या भूमिका रही और कैसे उस पे हमने बात करी। शमिंदर कुचल जी के प्रश्न का जवाब आपने दिया मैडम, थैंक यू सो मच। मैं एक बार यहाँ भी कहना चाहूंगी कि जैसे आपने भी कहा कि नगर निगम में और कहीं डिस्पोजल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो मुझे लगता है कि इस पे हमें और काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं दिखता नहीं है, शहरों में भी नहीं दिखता है जी। अगर कहें तो शहरों में भी मुझे कहीं नहीं दिखता है कि डिस्पोजल मैनेजमेंट सिस्टम नगर निगम ने या कोई और ने ऐसा प्लान किया हुआ है कि अलग से इस तरह के सैनिटरी नैपकिन का डिस्पोजल करने की कोई योजना है। ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसा कहीं दिखता नहीं। मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के क्षेत्र उसमें, जो कि यद्यपि अभी यूनिसेफ उसको सीधे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम करेंगे। तो इसके अंदर प्रावधान था कि शहर स्तर पर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत और जो नगर निगम है, इनके स्तर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाया जाए। और ये होना भी चाहिए। मैं सिंपली इतना ही मेंशन करना चाहती हूँ कि इसको थोड़ा हमें पुश करने की जरूरत है। अगर हम एज ए टीम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ी पुश करनी पड़ेगी ताकि उसकी वो दिखे लोगों के घरों तक। जी तो बिल्कुल, ये प्रोग्राम अच्छा है, सब कुछ है, पर अभी शहरी क्षेत्र में भी ये डिस्पोजल मैनेजमेंट सिस्टम कहीं दिखता नहीं है। तो हमें इस पे थोड़ा पुश करना चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए और इसको धरातल पर लेके आना चाहिए। तो हम लोगों को ये करने का हमारा टास्क है कि हम ये करें। तो यही मैं बात कर रही हूँ। ठीक है प्रभाकर जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक प्रश्न है जो हम आगे लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी ने रेस किया था, मैं प्रश्न ढूंढ रहा हूँ, which was relating to menstrual cups। या स्मिता तोड़कर जी का है। आप स्मिता जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने प्रश्न को रोक के रखें, अभी इसका उत्तर हम ढूंढते हैं और इसका उत्तर लेंगे भी। हमारे बीच में डॉक्टर नीलम सिंह हैं, जिनका एक वृहद अनुभव है। वो ना सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं खुद भी, बल्कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है उत्तर प्रदेश में, वात्सल उसकी मुखिया हैं। और डॉक्टर साहब का एक लंबा अनुभव है जनस्वास्थ्य में। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि महामारी प्रबंधन के जो स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है, उनसे तो आप परिचित ही हैं, और इस प्रकार के आपने अनेक अभिनव प्रयोग भी किए हैं कि महामारी प्रबंधन या मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट में क्या क्या किया जा सकता है। और समय समय पर आप नीतिगत चर्चाओं में और नीति निर्माण में भी योगदान देती रही हैं। तो हम आपके अनुभव से जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि महामारी प्रबंधन की जो समस्याएं हैं, इनसे पार पाने के लिए संस्था, समाज और सरकार के स्तर पर क्या क्या करने की आवश्यकता है, और इसका जो कुछ प्रश्न है वो हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर नीलम सिंह, ओवर टू यू। तो थैंक यू प्रभाकर। पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ हीलिंग टच फाउंडेशन को, जिन्होंने दे आर ब्रेकिंग साइलोस टू ब्रेक दिस साइलेंस। तो ये डायलॉग होना, लोगों के बीच परस्पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, जो चर्चा आज हो भी रही है। मुझे अच्छा लगा सभी तरह के लोगों ने बातचीत जो की, क्योंकि इसमें जो एक लार्जर फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, जो एनवायरनमेंट है उसकी बातचीत, तो वो काफी बातचीत कम्युनिटी से हमें पता चली कि किस तरह एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बारे में चर्चा हुई है। मुझे लगता है इसको हमें 2-3 स्तर पे इन बातों को देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो अभी एनवायरनमेंट की बात हुई, जिसमें बहुत सारे सोशल मिथ और मिसकंसेप्शन की, जिसके लिए बहुत लंबा काम करने की जरूरत है, और फैमिली और परिवार के स्तर पे इसमें पुरुष महिलाएं सबके साथ काम करने की जरूरत है, और एक बृहद वातावरण बनाने की जरूरत है, जिसमें मुझे लगता है मीडिया का भी रोल बहुत जबरदस्त है, और इसमें पॉजिटिव केस स्टडीज और स्टोरीज को प्रमोट करने की बात है। तो वो एक लंबा काम है। उसके अलावा 3 चीजें हैं जिसकी आवश्यकता है और जिसको करना चाहिए। पहली तो चर्चा है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कौन सा यूज करें। अभी पूरी चर्चा में जो हमने सुना वो 2 बातें सुनी। एक तो ये कि सैनिटरी नैपकिन को हम कह रहे हैं कि लड़कियों को नहीं मिल रहा है, और जो लड़कियां, ऐसा लगा चर्चा से, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये कभी की भी बात, जब भी मैं चर्चा इस पे सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये समझा जाता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि मात्र सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता किसी लड़की को हो जाना, शायद उसके रिप्रोडक्टिव राइट की पूर्ति हो गई, या उसकी कमोडिटी जो चाहिए वो पूर्ति हो गई, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट हो गया। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि उस मेंस्ट्रुअल जो प्रोडक्ट है, सैनिटरी नैपकिन है या पैड है, जो आप देखें तो 99% इस देश में जो कंट्रीब्यूशन है वो कमर्शियल जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके द्वारा बनाया जा रहा है। 1% जो कंट्रीब्यूशन है वो भारतीय कंपनियां हैं जो सैनिटरी नैपकिन बना रही हैं, और उसमें भी 0.1% कंट्रीब्यूशन है उन कंपनियों का या उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि कपड़े के जो बायोडिग्रेडेबल हम इन्हें कहें या कंपोस्टेबल पैड्स कहें,
वो उनका निर्माण कर रही हैं। तो प्रोडक्ट क्या यूज करें, और आज के समय में जब प्रोडक्ट की बात होती है तो मेनली सैनिटरी नैपकिन जो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड है उसकी बात होती है। अब यहाँ पे इस चर्चा को इस स्तर पे समझने की जरूरत है, क्या ये प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से सेफ है और क्या ये प्रोडक्ट उन लड़कियों के लिए सेफ है, उन महिलाओं के लिए सेफ है जो उनका इस्तेमाल कर रही हैं। तो उस स्तर पे काफी सारी मुझे लगता है कि इस पूरे डोमेन में जो चर्चा या रिसर्च भी मैं कहूँ उसको भी प्रभावित किया गया है। कमर्शियल कंपनियां जो ये बनाती हैं, इन्वेस्टमेंट इतना करती हैं सैनिटरी नैपकिन, और बड़ा एग्रेसिव मार्केटिंग है इसकी, क्योंकि इस पे अगर हम देखें तो पूरे ग्लोबल स्तर पे और खासतौर से हमारे भारतीय संदर्भ में बहुत अध्ययन इस तरह के बहुत कम हुए हैं। तो मोटी मोटी जो जानकारी हमारे पास आज है वो ये बताती है कि ये सैनिटरी नैपकिन्स जो बनाए जाते हैं उसमें दो तरह के प्रोडक्ट यूज होते हैं। या तो वो पेड़ कटते हैं तो वुड पल्प से बनाए जाते हैं, या फिर वो पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम जेली से बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग आजकल सैप कहते हैं, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। वो भी एक तरह का पेट्रोलियम जेली है जिसका इस्तेमाल करते हैं। और आप सुनते होंगे एडवर्टीजमेंट में कि विस्पर, बहुत पतला विस्पर, वो और महंगा पतले विस्पर जिसमें कि डिस्कम्फर्ट बिल्कुल ना हो और कंफर्ट हो। तो इनमें बहुत ज्यादा मात्रा सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर की होती है जो एक तरह का पेट्रोलियम पदार्थ है। आप सोचेंगे तो पाएंगे कि ना तो वुड पल्प जो पेड़ों से काट के बनाया जाता है और ना ही ये पेट्रोलियम जेली, ये असीमित भंडार विश्व में नहीं है। ये रिसोर्स ऐसा है जिसकी सीमित मात्रा है हमारे पास इस दुनिया में, और उसको हम इस्तेमाल अगर करते जाएंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा। मैं सिर्फ यहाँ सैनिटरी नैपकिन की बात नहीं कर रही, मैं तो आजकल बात कर रही हूँ डायपर्स की भी, जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1-2 साल तक जब बच्चा होता है और वो डायपर पहनता है तो करीब करीब 200 पेड़ कटते हैं, उससे वो डायपर बनता है। तो ये हमें सोचने की बात है और ये एनवायरनमेंट के लिए बड़ी बात है। तो एक तरफ चर्चा ये हुई प्रोडक्ट में, दूसरी तरफ इसी प्रोडक्ट को जब हम डिस्पोज करते हैं तो डिस्पोजल के 3 ही माध्यम हो सकते हैं। या तो हम उसे जमीन में गाड़ देंगे, या हवा में चला जाएगा क्योंकि हम उसे जला देंगे, और या फिर हम उसे पानी में फेंक देंगे। आप ये देखिए, सुपर एब्जॉर्बेंट जो पॉलीमर की मैं बात कर रही हूँ जो इन पैड्स के अंदर होता है, वो अपने भार से करीब 30 गुना ज्यादा पानी को सोखने की क्षमता रखता है। तो आप अगर जमीन में भी गाड़ देते हैं तो इतना पानी सोख लेते हैं तो वाटर लेवल नीचे होता है। आप, और जमीन में भी ये टॉक्सिक, इसमें नीचे प्लास्टिक की लेयर होती है जो कंपोस्ट नहीं होती। इसको अगर हम कहें कि इसको डिकम्पोस्ट होने या नष्ट होने में कितना समय लगता है, एक पेड़ को नष्ट होने में करीब 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। तो इतना अगर आप देखें कितनी औरतें हैं, 1.9 मिलियन वुमेन, यानी करीब करीब 26% आबादी इस पूरे विश्व की, जो करीब 2100 दिन अपने जीवन काल के, करीब करीब 6 या 7 साल हो गए वो मेंस्ट्रुएट करती है। तो कितने पैड का इस्तेमाल करती होगी एक महिला, और उनको अगर इसी तरह डाल दिया जाए तो कितना भार जमीन पे होगा। अभी फिलिंग के इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो फिलिंग भी कहाँ तक होगा। आपको पता है कि वाटर लाइन्स क्लॉग होने का सबसे बड़ा कारण है कि वाटर में ये जो सैनिटरी नैपकिन है पाइपलाइन में फंस जाते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है, जिसपे कि हमारी प्लम्बिंग और जो इंजीनियरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। उसके अलावा जिस तरीके से इनको यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है, इस्तेमाल करने योग्य, सफेद, सुंदर, खूबसूरत, उसके लिए क्लोरीन से वॉश किया जाता है जिसमें डाइऑक्सिन नाम का सब्सटेंस निकलता है। जब जलाते हैं तो फ्यूरॉन्स निकलता है, और ये दोनों ही सब्सटेंस महिला को 2 तरीके से खतरा पहुंचाते हैं। पहला कि ये जो जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन और के माध्यम से फैट सेल से ये एब्जॉर्ब हो जाता है और क्यूमुलेटिवली ये शरीर में इकट्ठा हो जाता है। आज हम देख रहे हैं कि यंग लड़कियों में पीरियड इरेगुलर हो जाने की, ना होने की समस्या है, और पीसीओडी एक जो सिंड्रोम है वो बहुत बड़े रूप से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है, यानी एंडोक्राइन को अव्यवस्थित कर देते हैं शरीर में, और अनियमितता या इनफर्टिलिटी और उस तरह की चीजों को जन्म देने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कोई विशेष अध्ययन इस पर प्राप्त नहीं है जो मैं इसको पुख्ता तौर पे कह पाऊँ, लेकिन ऐसा मानना है साइंटिस्ट का। दूसरी ओर जब हम इनको जलाते हैं या गाड़ते हैं तो जो मैंने कहा फ्यूरान, वो लंबे समय में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है। इसकी फिक्र आज हमें है। तो हमें इस प्रोडक्ट की बात ना करके हमें ऑल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट है उसकी बात करनी चाहिए। मुझे खुशी है किसी ने मेंस्ट्रुअल कप की चर्चा उठाई है। उसके अलावा कपड़े के बारे में बहुत सारी बात हुई है। अभी किरण मैम बोल रही थी, उन्होंने भी कहा कि क्लीन कपड़े की बात करें। मुझे अच्छा लगा सुन के कि कम से कम ये बात चर्चा के दौरान आई है। लेकिन विडंबना ये है कि जो सूती कपड़ा है जो एक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, नेचुरली सिंथेटिक कपड़ा तो ये काम नहीं कर सकता, उसकी अवेलेबिलिटी और कॉस्ट
वो बड़ी मुश्किलात में है, क्योंकि ना तो सूती कपड़ा इतना अवेलेबल है कम्युनिटीज के बीच में भी, और फैशन भी नहीं है आज उसको पहनने का, महंगा भी बहुत हो गया। तो कैसे हम आज ये कर सकें कि हम सूती कपड़ों से बनाए हुए जो बायोडिग्रेडेबल पैड्स हैं, जो कि हिंदुस्तान में कुछ कंपनियों द्वारा बनाए भी जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कैसे कर सकें, उसकी कॉस्ट के बारे में चर्चा कैसे कर सकें, उसकी कॉस्ट को कम कैसे कर सकें, और उसकी स्वीकार्यता को नापने के लिए विभिन्न प्रकार के अध्ययन कैसे कर सकें। मैं मानती हूँ कि सरकार भी इस तरह के अध्ययन और साक्ष्य के लिए लालायित है कि हमें कुछ मिले तो हम आगे बढ़ें, लेकिन क्योंकि सरकार के पास भी अभी कोई एक फौरी समाधान नहीं है, इसलिए सैनिटरी नैपकिन की बात हो जाती है, क्योंकि वो एक समाधान है, प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी उपलब्धता हम सुनिश्चित कर सकते हैं, लड़कियों की तुरंत की समस्या को दूर कर सकते हैं। हम समझते हैं कि चाहे लड़कियों की शादी हो, चाहे उनका स्कूल छोड़ना हो, ये एक बड़ा कारण है जिसके लिए हम चाहते हैं कि लड़कियां अपना मेंस्ट्रुएशन ठीक से और हाइजीनिक रूप में मैनेज करें। अभी किसी ने कहा कि ये द्वार है जिससे उनकी एम्पावरमेंट हो सकती है। मैं तो सोचती हूँ कि ये रिप्रोडक्टिव राइट्स को प्राप्त करने की द्वार है, कि जब लड़की प्रवेश करती है तो सबसे पहली घटना रिप्रोडक्टिव लाइफ की जो उसके अंदर होती है वो है उसकी मिनारकी या उसको मासिक होना। इस समय अगर वो अपने अधिकारों के लिए नेगोशिएट करना सीख जाती है तो शायद भविष्य में आने वाले बहुत सारे अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स और अपने और संवैधानिक हकों को मांगने के लिए वो नेगोशिएट करने की, आवाज उठाने के लायक हो जाती है। चाहे वो शादी की उम्र हो, चाहे बच्चा पैदा करने की उम्र हो, या कितने बच्चे पैदा करने हैं, या फिर उसको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, तो उसके लायक, उसके सक्षम वो हो जाती है। तो इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो प्रोडक्ट के रूप में जो अगली चीज है वो है मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप में हिंदुस्तान में तो बहुत ही कम अध्ययन हुए हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली में मैं देखूं तो अध्ययन काफी कम है। और इसका सार एक स्टडी है जिसमें कि मेटा एनालिसिस हुई है। काफी हमारे पास एक स्टडी है, सिस्टमिक स्टडी, जिसको कि प्रॉस्प्रो में रजिस्टर भी किया गया है। करीब 4000 पार्टिसिपेंट की स्टडी है, जिसमें पाएगा कि लड़कियों के द्वारा और इनके द्वारा भी स्वीकार्यता है। हिंदुस्तान में छोटी छोटी स्टडीज हुई हैं, उनमें भी इनकी स्वीकार्यता मैरिड वुमेन के बीच में काफी है। लेकिन मुझे जान के आश्चर्य हुआ, एक पायलट जिसको मैं अभी कर रही हूँ मेंस्ट्रुअल कप पे, जिसमें मैंने देखा कि अनमैरिड लड़कियों की भी उत्सुकता इस प्रोडक्ट के बारे में है। अच्छी बात यह है कि इसको आप 8 से 10 साल तक यूज कर सकते हैं। कॉस्ट उसकी 600-700 रुपए होती है, अच्छी क्वालिटी सिलिकन का जो आता है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा कॉन्डोम के माफिक एक चीज है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और इसको आप धो के रख लेते हैं सुरक्षित। इसको आपको बार बार खरीदना नहीं है, ना ही पर्यावरण पे भार है कि इसको आपको डिस्पोज भी नहीं करना है। तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत लंबे प्रयास की आवश्यकता है। पहले हमें ऐसे अध्ययन करने होंगे, स्वीकार्यता नापनी होगी, इसमें आने वाली कठिनाइयां और चैलेंजेस को समझना होगा। हमें शहरी परिवेश से ग्रामीण परिवेश में जाना पड़ेगा इसके अध्ययन को करते हुए। और मैं जरूर चाहूंगी, हीलिंग टच फाउंडेशन जो काम करती हैं, यूनिसेफ से प्रभाकर जी हैं, कि अगर इस तरह के अध्ययन की कहीं भी आवश्यकता महसूस होती है तो मैं चाहूंगी कि इस तरह के अध्ययन को फैसिलिटेट करने में या इम्प्लीमेंट करने में जो भी मेरी भूमिका हो सके वो मुझे बता सकती है। आज तक हमने बच्चियों को इस प्रोडक्ट की चॉइस की बात नहीं करी कि चॉइसेस क्या होनी चाहिए। जैसे हम कैफेटेरिया अप्रोच में हम फैमिली प्लानिंग मेथड्स की बात करते हैं, वैसे शायद इसमें भी बहुत चॉइसेस की जरूरत है हमें, कि चॉइसेस कैसे करें हम। तो ये प्रोडक्ट हमें देने होंगे और वो अपने हिसाब से चुन सकें। ऐसा माहौल आने के लिए हमें एक रास्ता खोजना जरूर पड़ेगा। और एक जो बहुत बड़ा भ्रम है, मैंने अक्सर चर्चाओं में कहते हुए सुना है कि शायद हमारे जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो इन सब बातों को नहीं समझ पाएंगी, और शायद कप उनके बीच में नहीं ले जा सकते क्योंकि सोशल मिथ होगा, वर्जिनिटी की समस्या है, और ये सब बातें डिस्कशन में आ जाती हैं। मैं आपको यहाँ यकीन दिलाना चाहती हूँ कि किसी भी तरह की, मैंने विभिन्न प्रकार के पायलट्स करके देखे हैं, काफी सारे अध्ययन है। इसमें स्कूल जाने वाली लड़कियों की प्रतिशत कितना बढ़ता है, उनकी एनरोलमेंट कितनी बढ़ती है, उनकी उपस्थिति मेंस्ट्रुएशन में कितनी होती है, उनकी गतिशीलता, ओवरऑल गतिशीलता पे किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं अगर आप इस तरह की चीज करते हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर देने से उनकी एनरोलमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन कितनी होती है। इस तरह के अध्ययन मैंने किए हैं और मैं आपको बता सकती हूँ कि इनमें बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं। अभी जो अध्ययन मेंस्ट्रुअल कप पे चल रहा है उसमें भी अभी तक की जो प्राप्ति हुई है वो हमें बहुत अच्छी प्राप्ति हुई है। तो शायद ये सब बातें हमें प्रोडक्ट के रूप में अभी सोचने और इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है, क्योंकि एनवायरनमेंट और इन प्रोडक्ट से स्वयं के लिए जो खतरे हैं उनकी चर्चा अभी कहीं डिस्कोर्स और डायलॉग में नहीं है। सरकार भी शायद अपने कार्यक्रम में नहीं ला रही क्योंकि बहुत फौरी तौर पे कोई एक सुझाव या समाधान उनके पास नहीं है, इसलिए इस चर्चा को अक्सर अन्य चर्चाओं से अलग रखा जाता है। दूसरी बात मैं आना चाहती हूँ डिस्पोजल पे। मुझे अच्छा लगा
गायत्री जब अपनी बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि घर में मटकों का समाधान। देखिए, इसमें दो तरह के डिस्पोजल में दो तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या है डोमेस्टिक लेवल पे। हमारे घरों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और मैं तो कहूँगी कहीं कहीं अर्बन एरियाज में भी, कोई डिस्पोजल की व्यवस्था बनाई नहीं जाती घर में। ना तो कवर्ड डस्टबिन रखे होते हैं, डस्टबिन ही नहीं होते पहली बात तो बाथरूम्स में। और जब हम डिस्पोजल की बात करते हैं तो वो शायद इस लेवल पे होती है कि फिर वो डिस्पोजल घर से, परिवार से सामुदायिक स्तर पर किस तरह डिस्पोजल हो रहा है, उसका सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसी व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं। मुझे खुशी है कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भारत सरकार लेके आई है, तो शायद इसमें इस तरह के कुछ हों। कुछ हुए भी हैं प्रयोग। रेड डॉट कैंपेन पुणे में चला और कुछ शहरों में करने की इसको कोशिश हो रही है। मैं एक गांव जानती हूँ जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में। वहां पे अखबार में लपेट के एक रेड डॉट महिलाएं बना देती हैं, जिससे जो उसको सेग्रीगेट करने वाले लोग हैं वो उसको बिल्कुल अलग रखते हैं बाकी ठोस कचरे से। ये व्यवस्था एक गाँव में की गई है, तो संभव है हम अगर जाएं और अध्ययन करें और प्रयोग करें तो ऐसे प्रयोग संभव है। फिर फाइनल डिस्पोजल की बात, और उसमें किस तरह के जो अभी जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनको बायोडिग्रेडेबल, इसको अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से देखें तो इस प्रोडक्ट को, जो खून में सना हुआ जो कपड़ा है या पैड है, उसको बायोडिग्रेडेबल मेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में किया गया है। इसका मतलब इसको छू नहीं सकते, ये तरह तरह की बीमारियां फैला सकता है, और इसकी मैनेजमेंट वैसे ही होनी है जैसे जो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होती है। इसका मतलब है जी, इसका मतलब है जो एमिशन कंट्रोल्ड एंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड जो इंसिनरेटर्स हैं, जो मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ, जो हिंदुस्तान में करीब 150-200 की संख्या में है टोटल, तो हम कैसे कहें कि इसकी उपलब्धता सब जगह हो जाएगी। इसीलिए डिस्पोजल पे बहुत बात नहीं होती। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड उसने भी, और वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस में, यहाँ तक कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सेफ टू अनसेफ टू सेफ डिस्पोजल की बात कही है। गड्ढा खोद के, जला के, उसमें कहा कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, वो उनको कैटेगराइज किया है कि अनसेफ से सेफ प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, एक सीक्वेंस में उन्होंने लिखा है, क्योंकि एक सॉलिड समाधान वो भी शायद इसका भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चर्चाएं हैं जिन पे बहुत सारे प्रयोग भी चल रहे हैं, जिसमें बहुत तरह के, एक स्कूल के लेवल पे इंसिनरेटर की बात हो रही है, एक ग्रीन गो करके एक कैंपेन चल रही है जिसमें कंपोस्ट किए जाने की बात हो रही है मटेरियल्स को। बहुत सारी प्रयोग चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत तरह के इंसिनरेटर्स विदेश में बनाए जा रहे हैं, जो काफी तकनीकी संस्थान भी बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में हमारे पास एक समाधान होगा। लेकिन लो टेम्परेचर पे जलाने से फ्यूरान गैस अवश्य ही किसी भी मात्रा में जाए जितने नंबर ऑफ पैड जलते हैं, लेकिन वो एक एयर पॉल्यूशन का एक जो डर है वो वहां पे है ही। तीसरी बात मैं करना चाहती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स की बात करते हैं तो मैंने देखा है कि अक्सर बात ये तो होती है कि शौचालय हो गए हैं और स्कूलों में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पानी की उपलब्धता, किरण मैम ने बहुत अच्छे से कहा क्या क्या चीजें और चाहिए इसके लिए। बट मैं एक और यहाँ पे चर्चा में एक विषय लाना चाहती हूँ, और वो विषय है पब्लिक प्लेसेस पे किस तरह की। पब्लिक प्लेसेस जब मैं कहती हूँ तो मेरे ख्याल से हमारे सरकारी दफ्तर, किरण मैम भी जिस दफ्तर में बैठी होंगी उस दफ्तर की भी मैं बात कर रही हूँ, या हम लोग अपने जगह में जहाँ बैठते हैं, कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो या बीडीओ का ऑफिस हो या इंजीनियरिंग कोई संस्थान हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे हमने कैसी व्यवस्था है। हमारे बस स्टैंड है, हमारे रेलवे स्टेशन है, उनमें बाथरूम्स है, क्या डिस्पोजल की व्यवस्थाएं वहाँ पे सही है, क्या उन जगह में ऐसी जगह है जहाँ पे कि इस तरह की सुविधाएं उपस्थित हैं। चाहे नगर निगम कर रहा हो, उस तरह के पब्लिक टॉयलेट्स की बात कर रहे हो, तो ये और एक अलग से एक है जिसमें कि हमें बात करनी पड़ेगी। चौथी और आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ वो है कि हमें प्लेटफॉर्म्स ऑफ फोरम को जोड़ना पड़ेगा। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रमन में का विप्स प्रोग्राम है, आरकेएस के प्रोग्राम है, पीयर एजुकेटर्स है, मीना मंच है, डब्ल्यूसीडी के कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ पंचायतों में प्रोग्राम है। अभी आप देखिए कि पंचायतों में, हालांकि अभी जो एसेंशियल कमोडिटीज कोविड-19 में पंचायतों को जो आदेश गए उसमें मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि सैनिटरी नैपकिन्स भी एक एसेंशियल कमोडिटी में आता है। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारी पंचायतों ने और सामान सब खरीदे, राशन भी बिका, वो सब मिला, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत जगह में सैनिटरी नैपकिन्स की व्यवस्था नहीं हो पाई, और यहाँ तक कि क्वारंटीन सेंटर्स में जहाँ पे प्रवासी मजदूर आके रह रहे थे वहां भी सैनिटरी नैपकिन्स की उपलब्धता नहीं थी। संस्थाओं ने, एनजीओस ने काम करके, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने, बड़ी संस्थाओं ने काम करके उपलब्धता कराई कुछ जगह में, मगर यूनिवर्सली इनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए लोग, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे पंचायतों के हों, और चाहे शिक्षा विभाग या डब्ल्यूसीडी विभाग के हों, अभी पुरुष शायद वो संवेदनशीलता, जो सेंसिटिविटी उस लेवल की होनी चाहिए और इसको आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए,
वो शायद उनके जहन में नहीं आता है। तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये डायलॉग अभी नीचे से ऊपर तक उतना प्रचारित नहीं हुआ है। तो इस डायलॉग को प्रचारित करने की जरूरत है। हमें इस पे काम करने वाले लोगों को बहुत सारे अनुभव हमने किए हैं। अभी मुझे खुशी है कि इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे अनुभव हुए, जैसे सैनिटरी नैपकिन घर में कैसे बनाएं उसके लिए प्रयोग किए गए और वीडियो बनाए गए। वो फील्ड में जब बहुत सारी लड़कियों को दे दिए गए, जहाँ जहाँ पे ऐसी व्यवस्था उपलब्ध थी, तो लड़कियों ने ऐसे घर में सैनिटरी नैपकिन बनाए। हमारी अपनी एक कम्युनिटी में जहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, लड़कियों ने ऐसे और सूती कपड़ा, पुराना कपड़ा धो के साफ करके धूप में सुखा के न सिर्फ उनके कॉटन के पैड्स घर के स्तर पे बनाए, बल्कि उनको बेचना भी शुरू किया। जो कम्युनिटी में लोगों ने 5 रुपए में उसको खरीदना भी शुरू किया। तो इस तरह के भी अनुभव आए। बहुत लड़कियों ने तहसीलदार और एसडीएम्स की मीटिंग्स में कहा कि हमें सैनिटरी नैपकिन की आवश्यकता है। तो खुलापन उनका जाहिर हुआ कि वो अपने हक के लिए बोल सकती हैं, उठा सकती हैं, उस तरह की बात हुई। तो इस सब को लेके अंत में मुझे नहीं पता, समय मेरे ख्याल से मैंने काफी ले लिया है। मैं लास्ट बात कहना चाहती हूँ कि काफी सारी पॉलिसी और प्रिस्क्रिप्शन के लेवल पे काफी सारे कार्य करने की जरूरत है, और उसकी जरूरत है आवश्यकता। मुझे लगता है रिसर्च, उसके लिए बजटिंग, अभी भारत सरकार की तरफ से बजट्स जा रहे हैं। मुझे लगता है जनसंख्या के सापेक्ष वो बजट कुछ भी नहीं है, लेकिन बजट ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी तरह की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में काफी सारी जागरूकता आई है, मगर मुझे लगता है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी डिपार्टमेंटल जो एक संगठन बनने की जरूरत है, जो आपस में लोग इसको ले चले। मुझे अच्छा लगा, मैंने बिहार में कुछ समय काम किया एक स्टेट एक्शन प्लान के लिए। मैं अलग अलग विभागों से मैंने बातचीत की, बहुत खुलापन लगा और बहुत स्वागतीय था ये कि वो आगे जाना चाहते थे। देयर वाज लॉट ऑफ एस्पिरेशन की आगे बढ़ना चाहते हैं। जिन बच्चियों ने अभी बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, अंशु ने जो अपनी सारी बातें की। अंत में मैं एक बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि ये जो कैंसर सर्विक्स का जो मामला है, उसमें मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ पेशे से। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कैंसर सर्विक्स अस्वच्छ तरीके से इस मासिक को मैनेजमेंट करने से हो जाएगा, ऐसे साक्ष्य कहीं किसी जगह नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब बार बार इन्फेक्शन होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो ऐसे पेशेंट्स को बच्चेदानी में जख्म हो जाने का खतरा होता है। और उसी के नाते जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक होता है जिसका भी संक्रमण हो सकता है। और ये वायरस का संक्रमण एक्चुअली जिम्मेदार होता है। जिन लोगों में ये पॉजिटिव होता है, उनमें से काफी सारे लोगों को आगे चल के कैंसर सर्विक्स हो जाता है। लेकिन इस बात के पर्याप्त सबूत हमारे पास नहीं है कि गंदगी से, मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना रख पाने से कैंसर सर्विक्स हो सकता है। मैं माफी के साथ कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा विषय था कि इसके बारे में भ्रम ना फैले लोगों में, इसलिए मुझे लगा कि ये आवश्यक विषय है, इस पे मुझे बात जरूर कर लेनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों के कोई वो होंगे, कोई प्रश्न मेरे लिए जरूर होंगे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक नेशनल टास्क फोर्स बनी है इस विषय पे। मैं टास्क फोर्स की मेंबर भी हूँ। हालांकि ये कोविड-19 हो जाने के कारण अभी उसकी कोई बैठक नहीं हुई है, बट मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की सवाल हम उठा रहे हैं, जैसे अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1969 के बाद से सैनिटरी नैपकिन की सुरक्षा के जो BSI स्टैंडर्ड ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो से जो मानक होते हैं, वो भी अभी नहीं हुए थे। और कुछ साथियों के द्वारा प्रयास करके अभी ICMR के द्वारा अभी इनको रिन्यू किया गया है BSI स्टैंडर्ड्स को, और अभी नए स्टैंडर्ड्स आए हैं। बहुत सारे राज्यों में इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सैनिटरी नैपकिन की प्रोक्योरमेंट भी नहीं हो रही है। वो भी बहुत सारे मुद्दे हैं। सुरक्षित एक प्रोडक्ट दे पाने के भी मुद्दे हैं। सुरक्षित प्रोडक्ट क्या हो, कैफेटेरिया चॉइस उसमें कैसे हो, कैसे हम साक्ष्य पैदा करें, कैसे अन्य वार्तालाप को लाएं चर्चा में, ताकि ये जो प्रेशर एग्रेसिव मार्केटिंग है कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों की, उसको हम काउंटर कर पाए। आज हम इस स्थिति में नहीं है कि हम उससे इतर कुछ सोच पाए। तो सोचने के इस निरंतर प्रयास में हम इन सब बातों को ध्यान रखें। मुझे खुशी होगी अगर आपके कोई सवाल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर सच एन एनलाइटनिंग डिस्कशन। आपके उद्बोधन से काफी जानकारी लोगों को मिली है, काफी स्पष्टता आई है। हमारे कई साथियों ने कुछ अपने सुझाव दिए। एक साथी ने बताया कि इंडियन सैनिटरी नैपकिन मार्केट जो है लगभग $500 मिलियन का हो चला है जी। एक प्रश्न खास तौर से उठ के आया है, निशा परनामी जी ने पूछा कि आप कप्स की बात कर रही हैं, तो क्या कप्स की उपलब्धता हिंदुस्तान में, भारत में है कि नहीं है, क्या उत्पादन? एक मिनट मैं पूरी बात
कर लूं, उत्पादन शुरू हो गया कि नहीं हो गया, एक चीज। दूसरा, मैं इसी में एक सवाल जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि हम एक अनुभव बताता है जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में कि जो रूरल मार्केट है उसमें सैनिटरी नैपकिन्स का जो मार्केट है दैट इज ओनली 25 to 30%। पूरे मार्केट में 25-30% ग्रामीण क्षेत्रों का है, बाकी शहरी क्षेत्रों का है। तो ऐसे में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पैड की उपलब्धता, ये बात आपकी सही है कि लोगों के पास विकल्प होने चाहिए, उनका अधिकार है कि वो पैड इस्तेमाल करें, कि कपड़ा इस्तेमाल करें या कप इस्तेमाल करें, परंतु कपड़े के संबंध में जो जानकारी, जो स्वच्छता की बात हम कर रहे हैं, क्या उतनी ही जानकारी, उतनी ही पहुंच पैड्स और कप तक भी है लोगों की कि नहीं है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता है कि नहीं है? और डू यू डॉक्टर साहब? हाँ, देखिए मेंस्ट्रुअल कप्स इंडिया में अवेलेबल है, अमेज़न पे अगर आप जाएंगे तो खरीद सकते हैं। इनकी कीमत डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल दे आर मेड, ये सिलिकॉन के बने होते हैं, रबर के बने होते हैं, और भी कुछ पदार्थ हैं जिससे कि ये सैनिटरी नैपकिन, ये मेंस्ट्रुअल कप बनाए जाते हैं। सिलिकॉन के जो बने होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं और उनसे जो समस्याएं हैं वो सबसे कम होती है। जैसे सिलिकॉन का निपिल आप देखते हैं ना बच्चे की बोतल में, उस तरह के मटेरियल के, ट्रांसपेरेंट व्हाइट मटेरियल के बने होते हैं। ये काफी सारे उपलब्ध हैं और इनको आप अमेज़न पे जाएंगे तो मिल जाएंगे। इनकी कीमत 400 रुपए से लेकर 700 रुपए तक है। अभी कीमत ज्यादा इसलिए है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा नहीं है, और मार्केट जब ही होगा जब हमारे आपके जैसी संस्थाएं लोगों के बीच में ले जाएंगे, हम अध्ययन करेंगे, इसकी सुरक्षित का पैमाना करेंगे, इसकी डिमांड जनरेट करेंगे, तभी शायद इनकी प्रोडक्शन भी, क्योंकि सप्लाई और डिमांड एक के साथ दूसरी बंधी हुई है। जब डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है तो सप्लाई भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। तो शायद इसमें जागरूकता के स्तर पे बहुत सारी बातें करने की हमें जरूरत है। दूसरी, जहां तक कॉटन के पैड्स की बात है तो कुछ संस्थाएं हैं, आकार इनोवेशंस है, कुछ इकोफेम के पैड्स हैं, गूंज बनाती है, कुछ बनाती है, मगर अभी भी इनकी मार्केट, क्योंकि इसकी डायलॉग ही बहुत ज्यादा नहीं हुई है कम्युनिटी स्तर पे। मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी हमने एक अध्ययन खत्म किया, बल्कि उसकी रिपोर्ट आज मैं समाप्त कर रही थी, जिसमें कि ऐसी महिलाएं, आप अगर स्वयं के स्तर पे सोच के देखिए कि जिसने एक डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर लिया, कि उसने इस्तेमाल किया और फेंक दिया, उसके सापेक्ष अगर वो एक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है जिसको इस्तेमाल करने के बाद उसको पानी और साबुन से धुलना है, उसको सुखाना है, और जिस तरह की वर्जनाएं और सामाजिक भ्रांतियां हैं उसमें उसको सुखाना है और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल करना है, तो कौन इसको मेहनत को करना चाहेगा? डिस्पोजेबल और फास्ट चीजें सबको पसंद है। लेकिन मेरा मिथ ये टूट गया जब भी मैंने ये स्टडी खत्म की करीब 200 महिलाओं के बीच में कपड़े के कॉटन पैड को लेके, तो उसमें करीब 89% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ये काफी सुरक्षित और आरामदेह लगा और हम इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है, जब उनको समझाया गया, तो अगर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमने प्रयास ही नहीं किया ऐसा, तो हम कैसे इसके बारे में कह सकते हैं? इसलिए मैंने कहा अध्ययन बहुत आवश्यक है, इस तरह के कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और कॉटन के पैड घर में बनाने के लिए तो एक वीडियो है, आप डाल दीजिए, लोग उसे देख के कॉटन के पैड घर में, जो पुराने धुराने कपड़े होते हैं, चादरें होती हैं, चादरें तो मुझे लगता है अभी सूती बनती हैं, रजाई के गिलाफ होते हैं, पुराने हो जाते हैं। आजकल पजामा पहनने का फैशन खत्म हो गया, बरमूडास चल गए या निक्कर चल गए, तो कॉटन का कपड़ा नहीं होता, सूती धोतियां नहीं होती। फिर भी काफी मात्रा में सूती कपड़े, सलवार सूट लड़कियां पहनती हैं गांव में। सूती कपड़े जो भी मिलते हो, उन पुराने, आखिर गूंज भी तो इन पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके और स्टिच करके नैपकिन बनाता है। और ये भ्रांति एक निकलनी चाहिए कि कपड़े के नैपकिन गंदगी और सैनिटरी नैपकिन जो बाजार का कमर्शियल है वो अच्छा है, तो वो करना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे एक है PUL, जिसे हम कहते हैं पॉलीयूरेथीन लैमिनेट, जो कि कंपोस्टेबल है और ये उन सैनिटरी नैपकिन के नीचे लगाया जा सकता है और ये लीक प्रूफ होता है, तो आपका लीक भी नहीं करेगा। तो इस तरह के समाधान ढूंढे जा सकते हैं और प्रयोग हो भी रहे हैं कुछ संस्थाओं के द्वारा। लेकिन ये चीजें मैंने जैसे कहा कि 0.1 से लेके 1% तक कंट्रीब्यूशन है इनका हमारे मार्केट में। और खुशी की बात यह है, जो अभी आपने कहा कि रूरल मार्केट 26-27% ही है, अर्बन मार्केट है ज्यादा, लेकिन ये कंपनियां का नजर सीधी सीधी रूरल मार्केट पे है, इसीलिए इनकी बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है। और आप देखिए कि विभिन्न तरह के चैनल को इस्तेमाल करके इनको, सरकारों पे भी दबाव होता है कि इस तरह के पैड खरीदे जाएं और बेचे जाएं और कम्युनिटी तक पहुंचाए जाएं। तो अभी इस चुनौती को, कि अभी नहीं है, अभी हम इसको चुनौती मान रहे हैं कि रूरल मार्केट में उपलब्ध नहीं है, मुझे लगता है इसको हमें अवसर में बदल देना चाहिए और हमें वहां पे जो बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली मटेरियल्स हैं, चाहे मेंस्ट्रुअल कप हो और चाहे कॉटन के पैड हो, उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें भी बहुत एग्रेसिव रूप से अपनी रणनीति कुछ ना कुछ तैयार करनी चाहिए। एक प्रश्न में चैट बॉक्स में देख रही थी, बहुत ही रोचक चर्चा है, लेकिन समय की कमी है और मैं आपका ध्यान उसी प्रश्न की तरफ लाना चाहूंगा जो अंजू अन्ना ने पूछा है। संभवतः आप भी उसी प्रश्न की बात कर रही हैं, जिन्होंने खासतौर से जानना चाहा कि इज देयर एनी एफर्ट टुवर्ड्स एंश्योरिंग MHM इन प्रिजन्स,
चूंकि आपका अनुभव है, आप शासन के स्तर पर नीति निर्माताओं के साथ काम कर रही हैं और आपका उस तरह का अनुभव है, तो आपसे चाहेंगे इसके ऊपर कुछ। चाहे प्रिजन्स हो और चाहे नारी निकेतन और इस तरह के होम्स हो जहाँ पे कि इस तरह की डेस्टिट्यूट लड़कियां और ऐसे अनाथ बच्चियां रहती हैं, सब जगह में सैनिटरी नैपकिन का बजट उनके लिए होता है, जिससे सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता उनको कराई जाती है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं अभी सरकार के स्तर पे भी सिर्फ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड सैनिटरी नैपकिन तक ही सीमित है। दूसरा एक प्रश्न बीच में कहीं आ रहा था कि कितना ब्लड एक महामारी के दौरान निकलता है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि करीब करीब 35 से 60 ml ब्लड करीब निकलता है। एक चम्मच जो होती है वो करीब 5 ml होती है, तो 7 से 10 चम्मच के करीब ब्लड एक महामारी में जाता है। जो मेंस्ट्रुअल कप है उसकी क्षमता अलग अलग हिसाब से बड़े छोटे दोनों तरह के मिलते हैं, ये वो 10 से लेकर 30 ml तक की क्षमता होती है। तो इसका प्रयोग आप 10 से 12 घंटे तक लगातार कर सकते हैं और उसमें इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है, क्योंकि ये योनि के अंदर रहता है, बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रहता है। चलिए धन्यवाद डॉक्टर नीलम सिंह। इससे पहले कि हम मुक्ति जी के पास जाएं कि हीलिंग फील्ड का और क्या विचार है, क्योंकि हमने काफी चर्चा करी पैड्स के ऊपर और कपड़ों के उपयोग के ऊपर, तो एक बार मैं फिर वापस लोगों के बीच में जाना चाहूंगा, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता जो हमारे बीच में हैं उनमें से किसी से जाना चाहूंगा। और हमारे बीच में एक किशोरी भी थी जिसने पहले भी अच्छी बात बताई हम लोग को, तो मैं अंशु से जानना चाहूंगा कि क्या उनके अपने अनुभव में पैड और कपड़े के प्रयोग में कुछ अंतर दिखा है या उनका अपना क्या अनुभव कहता है इस बारे में। अंशु प्लीज। I hope Anshu is connected. Ankita, is Anshu connected? Yeah, she is connected. Okay, fine. She just has to unmute. जब तक अंशु मुझे लग रहा है कि म्यूट अनम्यूट के तकनीकी उसमें फंसी हैं, आ गई अंशु, आ गई। प्लीज अंशु। मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ कि चूंकि अभी इतनी चर्चा हो रही थी, आपने सुना होगा कि कपड़े का उपयोग उचित है, किरण मैडम ने भी बताया, डॉक्टर नीलम सिंह ने भी बताया, और पैड के ऊपर भी चर्चा हुई कि पैड की उपलब्धता है कि नहीं है और क्या उपयोगी ठीक रहेगा। तो आपका अपना अनुभव, आपके साथियों का अनुभव, आपकी सहेलियों का अनुभव क्या कहता है इस बारे में? मेरा अनुभव यही कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादातर पैड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो कपड़ा है, जो मतलब हम तो जानते हैं कि कपड़े को मतलब स्वच्छता से लेना चाहिए और उसे अच्छे साबुन से धोकर, नीम पानी से धोकर और धूप में सुखा दिया जाए तो उसके सारे जीवाणुएं मर जाती हैं। लेकिन गांव की कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो एक बार कपड़ा यूज करती हैं, फिर किसी खिड़की में ठूस के रख देती हैं, उसमें बहुत सारे जीवाणु आ जाती हैं और फिर वो दोबारा उसी कपड़े का उपयोग करती हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें पैड का ज्यादातर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसे एक बार यूज करके हम दोबारा डिस्पोज कर देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। इस पे एक लंबी चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि 1.5 घंटा 2 घंटे का समय बहुत सीमित समय होता है और इस पे निरंतर चर्चा की आवश्यकता है। मुझे लगता है मैं एक बार उषा जी से या किरण जी जो बलिया से जुड़ी थी उनसे भी उनका विचार जानना चाहूंगा इसके ऊपर, और उसके बाद मैं मुक्ति के पास वापस जाऊंगा। तो किरण देवी बलिया से या उषा देवी बिहार से अपने विचार इस पे रखना चाहें, अंतिम 2 शब्द बताइए अपना विचार पैड के बारे में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कपड़ा से अच्छा पैड का ही प्रयोग हो तो बढ़िया है, क्योंकि कपड़े में इन्फेक्शन हो जाता है और ठीक से लोग धो नहीं पाते हैं, फिर फेंकने की जो सुविधा है वो भी नहीं मिल पा रही है, तो इससे अच्छा रहता है कि पैड ही यूज किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। ये आपका विचार था, धन्यवाद। जैसा कि अभी इस पूरी 1.5-2 घंटे की चर्चा से निकल के आया कि विकल्प कुछ भी हो, विकल्प महिलाओं और किशोरियों के पास उपलब्ध होना चाहिए, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। उनकी अपनी समझ क्या कहती है, उनकी अपनी आवश्यकता क्या कहती है, उनके अपने संसाधन क्या कहते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण ये है कि ये विकल्प उपलब्ध हो और स्वच्छता के साथ इसका प्रयोग हो पाए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी मैं वापस मुक्ति जी के पास जाना चाहूंगा। मुक्ति चूंकि हीलिंग फील्ड फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, हेड हैं वो, और इस पूरे प्रोग्राम को कई स्टेट्स में चला रही हैं हीलिंग फील्ड फाउंडेशन के नाते। तो जैसा कि सभी ने कहा और मैं भी आपको इस सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मुक्ति जी।
आपको क्या लगता है जो आज चर्चा हुई है इसमें कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के डायरेक्शन में आपको एक नया थॉट प्रोसेस ट्रिगर कर रहे हैं, एक नए विचारों से आपको प्रेरित कर रहे हैं और इन पे आपको चलने के लिए लग रहा है कि हाँ आगे काम करने की आवश्यकता है? और चूंकि आप अनेक राज्यों में एक साथ काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है किन किन इश्यूज पे एडवोकेसी की जरूरत है और किन इश्यूज पे लोगों के बीच में काम करने की जरूरत है? ओवर टू यू मुक्ति. Okay. One of the both important one is from all the discussions क्या हुआ है and from the community, हमारा CHF दीदीस and Anshu what she has said is advocacy in terms of infrastructure. Menstrual cups both बढ़िया, कपड़े का pads both बढ़िया, मगर if the people and the women do not have privacy and do not have big enough toilets and bathrooms and do not have place to dry it and keep it safe, how do we ensure cleanliness? That is one of our major practical issues. The day that we are able to provide running water, the day we are able to provide a toilet for each of the houses, then we can definitely look at that. That is one of the major issues in terms of advocacy that we have to be able to work on. The second thing is availability of the product. Menstrual cups, Amazon, how do we make it available in places like Balia, places like Ramgarh, places like Buxar, places like Muzaffarpur, all of these places, how do we make these products available? If we are able to make these products available, how do they store it? Where do they keep it? The Anshu boli thi, Anshu as well as Kiranji, as well as Usha, the kind of taboos that are there around menstruation, how do we overcome that? From a field level, that is an awareness creation is something that we will start focusing on. We will start working more and more on awareness, more and more of including men in the discussions, as well as talking about the taboos that surround menstruation from a field level. But from an advocacy level, availability of the products, availability of infrastructure more than anything else, because Prabhakarji, you would agree that that is one of the major things that we have been working on: availability, affordability, and infrastructure. These are the three things that we need to look at. And at that point in time, definitely we will have to give choices. Definitely we'll have to give, even now we can give the choices, but choices will all depend on awareness and policy around infrastructure. That will be our three major initiatives in the next couple of years. Okay, thank you so much, Mukti. I believe there are few comments in the chat box. कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं, बहुत प्रश्न तो नहीं है, और किसी भी विचार पे पक्ष या विपक्ष में लोगों के विचार हो सकते हैं किसी भी तथ्य के, और मैं उसको, और जैसे एक साथी लिख रहे हैं कि ideally sanitary pad needs to be changed every 4 to 6 hourly despite its company or price, because otherwise sanitary napkins can also create infections. And the girls, women, everyone who needs to manage menstruation menstruation are communicated. Is the ongoing programs are making them aware about it? Then, yes. The answer is yes. Perhaps we you can talk about that. We do. When I mean, healing field से हम लोग कपड़ा नहीं इस्तेमाल करो बोलकर कभी भी नहीं बोलते हैं. कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसा उसको धोना है, कैसा सुखाना है, और कैसा स्टोर करना है, that is one of our major first go-to choice. And वो नहीं कर पाने से only then the sanitary napkin is given. We have definitely not talked about menstrual cup because it's not yet, even in an urban setting mein, menstrual cup is not widely used. And we believe that we need to have the infrastructure to be able to even introduce menstrual cup as of now. And cotton, we have introduced cotton, but many of our women have rejected because they have said, in fact, to go back to 10 years ago, we did introduce Gunj sanitary napkins. वैसे हम लोग sanitary napkins में चलना शुरू किए. The first thing that हम लोग किए 10 साल पहले बक्सर बलिया में Gunj का sanitary napkin use we started introducing. And one of the things that both in Bihar, UP, and at that point in time we used to work in Orissa,
people rejected it, saying that instead of using somebody else's old cloth, we might as well use our own old cloth. And that is how we started producing sanitary napkins in a manual machine. So therefore, yes, we have created awareness. We give them as the first option is the cotton that they can use, the cotton cloth that they can use, and also how to keep it hygienic. And only after that we get on to the sanitary napkins. धन्यवाद मुक्ति जी। अगर कोई और प्रश्न किसी साथी का है, किसी प्रतिभागी का है, किसी पार्टिसिपेंट का है, तो चैट बॉक्स में आप डालें या आप अपना हाथ उठाएं। हम अंतिम 5 मिनट में अगर कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो लेते हैं, अन्यथा हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं लोगों के। फीलिंग ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। एक्चुअली दिस मीटिंग जस्ट चेंज माय होल पर्सपेक्टिव ऑन दिस। थैंक यू सो मच जस्टी जैन, बिकॉज दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस वेबिनार। लोगों के बीच में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो, लोगों के विचारों को प्रभावित किया जा सके, सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सके, ये इस प्रकार की चर्चा का उद्देश्य था जो यूनिसेफ और हीलिंग फील्ड फाउंडेशन ने आज आयोजित करी है। और मैं देख रहा हूँ ग्रेट इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक्स यू, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद इसके लिए रेशमा जी। किसी का कोई प्रश्न मुझे लगता है अब नहीं है, तो मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। हमारे बीच में किरण मैडम थी जो अपना व्यस्त समय निकाल के आई अपने दफ्तर से, डॉक्टर नीलम सिंह थी जिनकी व्यस्तता काफी रही है संस्था प्रमुख होने के नाते और एक प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते भी। हमारे बीच में उषा जी ने ज्वाइन किया था बिहार से, किरण जी ने ज्वाइन किया था बलिया उत्तर प्रदेश से, और हमारी आज की जो खास मेहमान थी अंशु हमारी बच्ची, उसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक्स टू गायत्री एंड मुक्ति for organizing this webinar, and I would like to thank everybody। और सभी प्रतिभागियों का विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने 1-2 घंटे इस चर्चा में शामिल रहे, शिरकत करी और बहुत ही शांति से विचारों को सुना। और मैं बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ा ही अनूठा अनुभव था, क्योंकि पहली बार किसी वेबिनार में हुआ कि अनावश्यक रूप से मुझे म्यूट ऑल नहीं करना पड़ा और सभी लोग अपने माइक को म्यूट किए रहे। तो इन सद्विचारों के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद। Over to you, Gayatri। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, खास करके जो हमारे साथ जो CHF दीदिया है और उनके, क्योंकि अक्सर वेबिनार्स में हम लोग चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये CHF दीदिया आके उनके कम्युनिटी पर्सपेक्टिव शेयर किए, उनके अनुभव शेयर किए जो अक्सर हमें सुनने नहीं आता है। इसीलिए मैं उनको और अंशु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आके हमें बहुत चीजें बताए हैं उनके और उनके सहेलियों में जो समस्याएं होते हैं। और मैं नीलम जी और किरण जी को भी धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव शेयर किया। बहुत सारी लर्निंग मिली है हमें उनसे। एंड प्रभाकर, thank you so much for moderating the whole thing and helping us, partnering with us in this. और सारे जो participants थे, we've got very good comments, a lot of interaction. Thank you all so much and look forward to more such discussions with all of you. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much.